Hello, guys. Am I audible? Hello, hello. Yes, sir, you are audible. Hello, hello. Perfect, perfect. Just give me a sec. Okay, am I visible also? Yes. Perfect, perfect. So, देवा अभी और स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वी आर गुड टू गो. हम बस 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कोई एक पर्सन और ज्वाइन करने वाला है, मैं बस पूछ लेती हूँ। बाकी रेस्ट दो स्टूडेंट ओके, नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन करेंगे। परफेक्ट. परफेक्ट. हाय गाइस, मैं सभी को दिख पा रहा हूँ. मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है. ऑल परफेक्ट. एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए so that I can see your beautiful faces and we can interact. Perfect, perfect. Okay, so there are two more people over here, Sagnik and Advin. Guys, can you also switch on your cameras? That would be fine. Okay, 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 perfect. No problem. Okay, ji, perfect. So now we'll start with our session. So first of all, welcome all of you to our first session of FTI preparation. हेलो गाइस, मेरा नाम विकास वर्मा है और फॉर द नेक्स्ट 8 सेशंस आई विल बी योर ट्रेनर for conducting all these classes. So I'll start this workshop with a very heart welcome to all of you. तो अपने बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा. सो आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. तो गाइज, मेरा नाम विकास वर्मा है, मेरी एज है 29 और मैं दिल्ली का रहने वाला एक्टर हूँ. मेरा जन्म रोहतक में हुआ था बट माय अपब्रिंगिंग वाज डन इन टोटली इन दिल्ली. तो हरियाणा से मैं यूजुअली आता हूँ और पिछले 8.5 9 साल से या फिर ज्यादा ही है आई वुड से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ मैं. आई एम लर्निंग एक्टिंग एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो. अगर थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में मैं और विस्तार से बताऊं तो मेरी फैमिली में मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और माय सिस्टर इज मैरिड. मेरी सबसे बड़ी बहन है और फिर उससे बड़ा उनसे छोटा एक मेरे भाई है और मैं घर में सबसे छोटा हूँ. राइट. तो मेरी सिस्टर जो है शी वॉज एन इंजीनियर, शी इज राइट नाउ लिविंग इन स्कॉटलैंड. और मेरे ब्रदर जो है उनका नाम है विशाल. सो ही लिव्स इन कनाडा, ही इज अ लॉयर. और मैं बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर. आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी बेसिकली, जो दिल्ली में रहते हैं दे वुड नो. फ्रॉम यूएस आईसीटी कॉलेज, द मेन कैंपस इन द्वारका. तो वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास करी 2019 में. उसके बाद आई ड्यूरिंग दैट सेम टाइम आई वाज लर्निंग एक्टिंग बट आफ्टर दैट जर्नी हैज some sort of ups and downs. I did corporate also for almost like 4 to 5 years. मैं engineering करी थी IT फील्ड से. So I was a techie engineer when I was pursuing acting, but I need to figure it out like how should I do it in the initial days. स्कूलिंग मैंने दिल्ली से ही करी है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ चेंजिंग जो ट्रैजेक्टरी रही है वो मेरी 11th स्टैंडर्ड से रही है व्हेन आई जॉइंड फिटजी फॉर द आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन. तो अगर अपनी जर्नी के बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं एक्टिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं था स्पेसिफिकली कि मुझे बचपन से ही कुछ एक्टर बनना था या फिर उसका कोई कीड़ा वीड़ा काटा हुआ था एक्टिंग का. इट वाजंट लाइक दैट.
it's just that after some point in my life, I realized, passing 12th, that this is something where I would like to do more and explore more about myself. So that's how my journey was started. So during my third year of my college, I started learning acting professionally outside my college because I was in my theater group in my college. But वहां से मुझे कुछ ऐसा ज्यादा beneficial समझ नहीं आ रहा था to take it as a profession. And I was very new in that field, so I wanted to learn from somewhere वेरी प्रोफेशनली. तो बाहर मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस में दिल्ली में ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. वहां पर मेरे कुछ दोस्त बने, कुछ टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे बेसिक्स ऑफ एक्टिंग कुछ कुछ जितना उनको आता था अपने हिसाब से दे ट्रिगर्ड विद इन मी. उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, इट वाज अ लिटिल बिट टफ फॉर मी टू मैनेज लाइक व्हाट आई रियली वांटेड टू डू इन माय लाइफ. सो आई डिड जॉब फॉर कपल sure about it, like कि am I a good actor or not, because I was not that much clear on my skills. उसके बाद फिर कोविड आ गया. कोविड के टाइम पे पूरा देश ठप था. सो एट दैट टाइम आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, और उसी के साइड बाय साइड आई स्टार्टेड लर्निंग एक्टिंग फ्रॉम जरियन यूथ थिएटर स्कूल, जिनके मेंटर है मिस्टर अक्षय शर्मा. तो आई स्टार्टेड माय थिएटर जर्नी विद जरिया न्यू थिएटर स्कूल फ्रॉम 2020, और तब से लेके अभी तक मैं उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हूँ. और मेरे मेंटर भी हैं, वो हैं मिस्टर अक्षय शर्मा. उन्हीं के ही निर्देशन में मैंने अपना majority of my acting skills I developed over there. And इस workshop का idea भी, and even for the preparation for the FTI when I was giving the exam at my time, he was the one who taught me everything. तो आज जितना भी मैं कर पा रहा हूँ और जहां पर भी हूँ, आई ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट टू माय टीचर. कि अगर वो नहीं मिले होते मुझे सही वक्त पे, तो इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट हार्ड फॉर मी टू मैनेज दिस फार इन माय लाइफ. सो या, दिस वॉज अबाउट मी. एंड आई जेन्युइनली वॉन्ट कि आप लोग भी अपने बारे में थोड़ा सा खुलकर बताएं. हाँ, अपने पेरेंट्स के बारे में मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, कि मेरे पेरेंट्स में मेरी मदर जो है शी इज अ हाउस वाइफ, और मेरे फादर जो है ही वॉज अ ज्वेलर, बट नाउ ही रिटायर्ड, सो ही रेस्ट एट होम. So that was about me. So now I want from each and every one of you that please introduce yourself to all of us so that we can get to know you a little better and we can connect more. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मुझे सबके नाम बड़े अजीब अजीब से दिख रहे हैं, सैमसंग, एसएमए, एडमिन. तो ऑब्वियसली आपके नाम नहीं होंगे, बट आई वुड लाइक टू नो योर नेम्स एंड देन विल गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद एकांश. हाय एकांश, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो जैसे आपको मेरा नाम तो पता चल गया, एकांश है. एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, बट करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई. एंड मैं अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा हूँ, मुंबई के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. तो मेरा ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1 ईयर का ही कोर्स है, एंड अक्टूबर में ओके. खत्म हो जाएगा ये. तो मैंने यही सोचा कि जैसे ये खत्म हो, साथ साथ मुझे एकदम, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर बेसिक, मतलब थिएटर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है, कैमरा के ऊपर थोड़ा कम. तो मेरा ये है कि जैसे यहाँ से मैं कंप्लीट करता हूँ, अगर लकीली एडमिशन हो जाता है एफटीआई में, तो मेरे लिए ये बेस्ट होगा. तो और मुंबई में मैं 3 साल से रह रहा हूँ. यहाँ पे 3 साल से अलग अलग जगह पे थिएटर कर रहा हूँ मुंबई में. एंड डिग्री मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई है, जो मैंने करी है लॉ, बीबीए प्लस एलएलबी. तो उसके बाद अब यही, अब मुंबई में है, एक्टिंग कर रहे हैं और साथ साथ एग्जाम भी दे रहे हैं. परफेक्ट. अपनी फैमिली के बारे में आप थोड़ा सा बताएं एकांश. मेरी फैमिली, बेसिकली मेरी फैमिली हिमाचल से है, हिमाचल प्रदेश से. बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब मेरे फादर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में थे, तो वो भी इधर उधर, वो ऑल ओवर इंडिया जाते रहे. एंड मेरे फादर भी जॉब में हैं, तो वो अभी गुजरात में जॉब कर रहे हैं. तो ऑल ओवर, मतलब इंडिया कहीं ना कहीं मेरी फैमिली फैली हुई है. तो कभी गुजरात जाना होता है, कभी चंडीगढ़. एंड मॉम मेरे जस्ट हाउस वाइफ. ओके, आपके कोई भाई बहन भी है? Do you have any नहीं नहीं, siblings? मेरा कोई भाई बहन नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ. Okay, you are a single child. या. ओके जी, परफेक्ट. थैंक यू सो मच एकांश अपने बारे में बताने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके जी, परफेक्ट. सो नाउ विल मूव टू सैमसंग एसएम. सैमसंग एसएम, आप पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हेलो सर, मेरा नाम अभय शर्मा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम से करी है। बेसिकली मेरी फैमिली में मेरी सिबलिंग्स है, मेरी सिस्टर, वो भी अभी स्टडी कर रही है। मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, और मैं अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर अभी जॉब कर रहा हूँ सर। और थोड़ा बताइए अपने बारे में, अपनी सर एक्टिंग के मैं बारे में, हाउ इट स्टार्टेड, एवरीथिंग.
सर मैं 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ भोपाल में, बिहान ड्रामा वर्क्स में। सौरभ अनंत इसके निर्देशक हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, और अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इस चीज के लिए, एफटीआई प्रिपरेशन के लिए, एफटीआई में एग्जाम के लिए। तो ये है सर। ओके जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच अभय। अबे इट वुड बी बेटर यार अगर आप अपने सभी लोग ना नेम जो है ये जूम मीट वाले थोड़े चेंज हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम, एक आधा सेशन लगेगा। मेरी मेमोरी बहुत खराब है टू ठीक है सर, ठीक है सर, रिकग्नाइज योर नेम। ठीक है, इट वुड बी ठीक है इजी सर, फॉर मी, दो आई नो ठीक है राइट सर। नाउ योर नेम इज अभय, बट हो सकता है मैं कल तक पूछ जाऊँ। नहीं सो सर, इट वो वुड बी अभी बेटर। पूरा नहीं होगा, उसमें कर दूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं अभय, ठीक नो है। प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ विल मूव टू साग्निक, if I'm pronouncing it right. Sagnik, can you hear me? Am I audible? Yes, you're audible. Is that your name, Sagnik? Yes, my name is Sagnik. जो brackets में, that is my artist name, Swaha. So basically, Okay. I am an R&B artist and rapper. I've been doing theatre since the past 7 years. I'm from Siliguri, West Bengal, and I'm very passionate about acting and cinema. So sir, already मेरी graduation MIT से है, BA in acting. Like मैंने acting में ही graduation किया है, और सर बहुत छोटी एज से डिसाइड किया था मुझे यही करना है, since my father and my grandfather also they used to do acting. I have done theatre with them. So सर FTI जाने का एक ही मकसद है सर, मुझे थोड़ी अपनी एक्टिंग को लेके अंडरस्टैंडिंग को डीपर करना है, क्योंकि सर आई एम अवेयर कि दिस आर्ट इज बिगर देन मी। इसका जो पर्पस है वो लाइक सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना और थोड़ा खुद को ग्लैमराइज करना या थोड़ा खुद का करिश्मा दिखाने से ऊपर है। ये टोटली डिफरेंट क्राफ्ट है जो मैं इसकी बारीकी तक जाना चाहता हूँ। इसलिए सर मैं कोशिश करूंगा इस साल की FTI में मेरा सिलेक्शन हो। और सर इसके अलावा मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, माय मॉम इज अ होम मेकर। मेरा एक छोटा भाई भी है, वो इस साल मेडिकल एग्जाम देगा, ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो सर यही है, अभी मैं नोएडा में हूँ फिलहाल, कोई जॉब कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि 26 को पेपर में क्या पूछेंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि FTI में मुझे क्या सीखने को मिलेगा। सो ये मेरे बारे में सर। परफेक्ट। साग्निक, आप आपकी एजुकेशन क्या है? आपने ग्रेजुएशन किस में करी है? सर ग्रेजुएशन एक्टिंग में, BA इन एक्टिंग। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। एंड इन स्कूलिंग यू वर अ साइंस स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट? कंप्लीटली PCVP और एकदम साइंस स्टूडेंट था 12th तक। उसके बाद चेंज कर दिया परफेक्ट अपना कोर्स। परफेक्ट। थैंक यू सो मच साग्निक। यस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, एडमिन, एडमिन एक्चुअली क्या प्रोसेस? एडमिन जो है ये मैंने ही खोला हुआ है, ये मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ है, क्योंकि फोन में वो अच्छा, मैं ही हूँ। ओके ओके, मुझे लगा कोई ये हाँ। स्नाइपर बैठा है हमारे नहीं सेशन नहीं में। ओके जी, परफेक्ट। चलो, इतना तो हमको एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया, लाइक हु वी आर और हम कहाँ से आ रहे हैं, और ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक एजेंडा है इस वर्कशॉप में आने का। तो आप सभी से मैं पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप तीनों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है FTI का, या फिर आप में से किसी ने पहले कोई अभी तक दिया है FTI का अटेम्प्ट? सर ये फर्स्ट है मेरा। फर्स्ट अच्छा, अटेम्प्ट। फर्स्ट है आपका। मेरा मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा, एकांश का ये थर्ड अटेम्प्ट है, ओके। हाँ। ठीक है, तो पहले आपसे ही, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक क्या है ये किस चिड़िया का नाम है ये FTI? कहाँ से आपको पता चला, क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट्स FTI एंड व्हाट्स ऑल अबाउट इट? विल स्टार्ट विद अभय। अबे, कहाँ से पता चला FTI के बारे में, व्हाट इट इज फॉर यू? सर अभी मेरे को 7-8 महीने पहले सर इसका इंटरनेट से मालूम पड़ा था। ओके, और इंटरनेट क्या से मेरे को मालूम है आपको? सर FTI 1960 में ये स्टैब्लिश हुआ। ये पहले प्रभात स्टूडियो था 1933 में। 1960 में ये FTI हो गया। इसमें टोटल 14 विंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की, आर्ट डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, सभी की। और ये 2 साल का कोर्स है FTI का, स्क्रीन एक्टिंग स्पेशलाइजेशन का। और सर अभी इनको कुछ एलुमनाइज के बारे में मेरे को मालूम है, स्क्रीन एक्टिंग के और ये सब डायरेक्टर्स के बारे में। अभी इसके हम्म, प्रेजेंट डायरेक्टर R माधवान है। इसके फॉर्मर डायरेक्टर शेखर कपूर थे। और सर अभी तो इतना ही ठीक मालूम है, है सर। परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम अभय, थैंक यू सो मच। ठीक है, एकांश, व्हाट डू यू नो अबाउट FTI? मुझे एफटीआई के बारे में 3 साल पहले, जहां मैं थिएटर कर रहा था, उन्होंने ही बताया कि आप एफटीआई के लिए ट्राई करो। मैं उस टाइम भी NSD के लिए कर रहा था। तो
मतलब जैसे यही अभी जैसे अभय ने काफी बताया, तो आधी चीजें तो ये इन्होंने कवर कर दी। एंड मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे और एफ कुछ भी हो, मतलब एफटीआई में क्या होता होगा, कैसा एनवायरनमेंट है, क्यों लगता है कि इट्स अ गुड प्लेस फॉर यू गाइस, कुछ मुझे ये भी लगता है एक परसेप्शन तो हाँ होगा ही आप लोगों का। हाँ, मुझे मुझे ये लगता है कि वहां पे कम्प्लीटली क्राफ्ट के बारे में हमें ज्यादा बताया जाएगा, मतलब हमें हमारी क्राफ्ट हम्म। और इम्प्रूव होगी। माइनर डिटेलिंग के जो भी हम एक्टिंग एक्टिंग के ऊपर जो जितनी भी माइनर माइनर डिटेलिंग है, वो हम वहां पे जाके सीख पाएंगे। जो हम, मेरे को लगता है बाहर कहीं मतलब ऑल ओवर इंडिया मुझे नहीं लगता वैसी ट्रेनिंग कहीं प्राइवेटली तो मिल सकती है। हम्म। तो इसीलिए मैं एफटीए जाना चाहता हूँ कि अपने स्किल्स के ऊपर और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच एकांश। साग्निक। सो आई बी ऑनेस्ट, जब मैं थिएटर में था तब मैंने कई बार सुन रखा था एनएसडी और एफटीआई, बट मुझे सिर्फ पता था कि लाइक दीज आर इंस्टीट्यूशंस, बट मुझे ऐसे डिटेल में नहीं पता था। सर, फर्स्ट टाइम मैंने फिल्म देखी थी राजकुमार राव का ट्रैप्ड, तो उसके बाद आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि एक्टर इतने सारे इमोशंस कैसे दिखा रहा है, वो भी इतने कम टाइम में, लाइक अपने ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो मैंने गूगल किया था कि उन्होंने कहाँ से एक्टिंग सीखा है। देन आई गॉट टू नो अबाउट एफटीआई, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा विकिपीडिया में पढ़ा, थोड़ा यूट्यूब में देखा, तो मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट इजी, इट्स लाइक आईआईटी ऑफ सिनेमा। तो उसमें जाने के लिए एग्जाम वगैरह है, बहुत सारे लाइक इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, इट्स रिटर्न राउंड। सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है अभी के लिए तो, कि एफटीआई इज वन ऑफ द मोस्ट क्रीम इंस्टीट्यूट्स ऑफ एशिया, जो एक्टिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में, या फिर कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया फिल्म मेकिंग को लेके, उसमें कहीं ना कहीं वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स एंड एनवायरनमेंट वहाँ पे। बहुत लाइक मुझे ऐसा लगता है सर, मुझसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग भी आएंगे वहाँ पे, और मुझे उनसे सीखने को मिलेगा, मुझे टीचर से सीखने को मिलेगा, एंड आई बी कॉन्स्टेंटली पुश्ड कि कैसे मैं अगला मैं अपना ही लेवल ब्रेक कर पाऊँ विद ईच परफॉर्मेंस। तो सर, मुझे ऐसा लगता है एफटीआई वुड बी अ रियली गुड एनवायरनमेंट एंड अ गुड इंस्टीट्यूट टू लर्न अबाउट एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग। परफेक्ट। परफेक्ट। थैंक यू साग्निक। चलो ठीक है। तो अब आप ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों ने एफटीआई के बारे में पढ़ाई तो करी ही है कि व्हाट्स दैट इंस्टीट्यूट एंड क्या उसकी नींव रही है, क्या क्या वहां पर होता है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जगह हमको प्रोवाइड करेगी वहां से, और किस तरीके से उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट कर सकता हूँ। राइट। तो एक बार इसी स्पेसिफिक चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हाउ इट कैन फंक्शन फॉर अस। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट इट विल इसी तरीके से, बट इट माइट कैन। ठीक है। सो राइट नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सम प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द एफटीआई। ठीक है। तो आप सभी लोग अपने रजिस्टर में या फिर जो भी नोटबुक है उसमें एक हेडिंग लिख लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एफटीआई। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे कॉलम बनाना प्रोस का, राइट साइड में कॉलम बनाना कॉन्स का। हाँ, एक चीज, आप सभी को अपना एक स्पेसिफिक रजिस्टर बनाना पड़ेगा नोटबुक का। ठीक है। अच्छा खासा लंबा, जिसमें आप अपना सारा रिसर्च वर्क, जितना भी आपके असाइनमेंट्स होंगे, सब आप उसके अंदर करेंगे। ठीक है। जी सर। हम्म। चलिए जी, तो अब एक बारी पहले प्रोस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एज एवरीवन मेंशन्ड ओवर हियर, एक बात तो फैक्ट है कि आप अपने करियर में अभी जिस भी लेवल पे हो, चाहे आप अभी अपने आप को बिगिनर समझते हो, इंटरमीडिएट समझते हो, एडवांस समझते हो, अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज ऑफ योर क्राफ्ट एंड योर ओन एक्सपीरियंस, एक बात तो श्योर है कि वहां जाके आपका क्राफ्ट इंप्रूव तो होगा ही होगा। Yes. इस बात पे सब अग्री ही कर रहे हैं, तभी 3-4 लाख रुपए देने के लिए हम रेडी हो रहे हैं किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट को कि भाई हमसे पैसे ले लो और प्लीज हमें कुछ दे दो। तो एटलीस्ट जो भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करके क्राफ्ट तो इंप्रूव हो ही जाएगा। इस बात की तो गारंटी ही है, इस पर किसी को डाउट? नहीं सर। ऑब्जेक्टिवली देखते हुए अपने आप को चलना है, बिट बाय बिट। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिए सभी लोग, क्राफ्ट। कि जिस भी लेवल पर मैं हूं वहां से एटलीस्ट क्राफ्ट तो मेरा बेटर होने ही वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज नेटवर्किंग। ठीक है। अब ये जग जाहिर है
कि ऐसे कॉलेज में, ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे, आप इतने सारे आर्टिस्टों से मिलेंगे जो वहां पर एक ही कॉलेज में रह रहे हैं, और सबका एजेंडा एक ही है। क्या? फिल्म मेकिंग। फिल्म। ठीक है। तो ये तो फैक्ट वाली बात है कि सभी से नेटवर्क करने को मिलेगा, राइट? अब ये बात सबको मालूम होती है कि हाँ हाँ नेटवर्क करेंगे, हाँ हाँ नेटवर्क करेंगे, हाँ हाँ बीजेपी जीतेगी, हाँ हाँ बीजेपी जीतेगी, वी ऑल नो दैट कि हाँ नेटवर्क करने को तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली और मैथमेटिकली तोड़ने की कोशिश करते हैं कि व्हेन वी से नेटवर्किंग, व्हाट अमाउंट actually I'm talking about, how many opportunities I'm talking about. Let's suppose एक्टिंग में इस साल कितनी सीट्स हैं? 16। 16। 16। करेक्ट। बाकी के जितने भी कोर्सेज है उनमें भी अराउंड कुछ 11 12, 10 11 12 अराउंड इतनी ही है। सिर्फ एक्टिंग ऐसी वाली जिसके अंदर 16 है। फेयर इनफ। लेट्स सपोज अभी जितने भी कोर्सेज होंगे 11 से 12 स्ट्रीम्स है, ज्यादा ही होंगी। लेट्स सपोज कि 11 12 है। ठीक है। एडिटिंग, सिनेमैट, डायरेक्शन, एक्टिंग, फलाना ढिमकाना, ये वो, टीवी विंग, फिल्म विंग। ठीक है। 11 12 स्ट्रीम्स आ रही है हमारी, और हर स्ट्रीम में मिनिमम 11 सीट्स तो है ही है। ठीक है। अगर 12 स्ट्रीम्स हैं और 11 12 सीट्स हर में हैं, तो मोटा मोटा अगर लगाकर देखें तो 120 से 125 स्टूडेंट्स विल गेट एनरोल्ड दिस ईयर। फेयर इनफ। लेट सपोज आप उन 125 में से हैं, आप लोग कॉलेज में गए, तो आपका तो फर्स्ट ईयर है, तो 125 तो ये लोग हो गए जिनके साथ आप नेटवर्क करने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, राइट? आपसे एक बैच ओल्डर भी होगा जिसके अंदर 125 बच्चे और होंगे, राइट? कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो 3 साल के हैं, स्क्रीन एक्टिंग 2 साल का है ना। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 3 3 साल के भी हैं, 100 उनमें भी होंगे, राइट? सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के, जिस साल आप जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट ईयर के ही। तो जिस साल आप एंटर कर रहे हो, आपको मोटा मोटा अराउंड 350 से 400 एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के साथ नेटवर्क करने को मिल रहा है। सिमिलरली आप अगले साल में जाएंगे, सेकेंड ईयर में 100 125 और नए बच्चे आ जाएंगे, आपके जूनियर्स, जिनके साथ आपको और नेटवर्क करने को मिल रहा है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मोटा मोटा आपको 500 लोगों के साथ इस पूरे 2 साल में नेटवर्क करने को मिलता है। और 500 लोगों के साथ 2 साल तक नेटवर्क करने की अपॉर्चुनिटीज हर रोज अवेलेबल होना इज अ वेरी बिग थिंग। वी ऑल नो दैट इस एक्टिंग वाले बिजनेस के अंदर, अगर हम स्क्रीन एक्टिंग की बात करें, ऑब्वियसली सबको लैंड अप तो काम पे ही करना है ना। एफटीआई भी जाना इसलिए ताकि एफटीआई से पास आउट होके हम अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सके। मेन एजेंडा तो वही है ना। गेटवेज अलग अलग है, एंड वी ऑल नो दैट कि उधर पहुंचने के लिए नेटवर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेयर इनफ। Yeah. तो आपके पास 500 लोगों के साथ 2 साल के अंदर नेटवर्क करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, जिससे एक चीज हमें यह समझ में आती है कि सिर्फ मेरा इंटेलेक्ट, मेरी एक्टिंग मुझे आगे नहीं लेके जाएगी। हाउ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ, हाउ आई टॉक टू समवन, हाउ आई लिसन टू समवन, इन सारी चीजों का भी बहुत बड़ा मैटर है। ये क्लियर हुआ कि बेसिकली नेटवर्किंग काम कैसे कर रहा है, कर सकता है, कर रहा है नहीं, कर सकता है। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए सभी लोग, नेटवर्किंग। थर्ड इज टैग वैल्यू। देखो यार, ये बात तो फैक्ट है कि सभी को वो टैग वैल्यू चाहिए ही। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनवाईएफए, प्लीज स्ट्रासबर्ग का ये फलाना ढिमकाना, मैं यहाँ से पास आउट हूँ, मैं वहां से पास आउट हूँ। अब उससे फर्क क्या पड़ता है? हो सकता है आप बिल्कुल गधे एक्टर हो और वहां से पास आउट कर गए हो, पर एटलीस्ट अगर आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पर आप अपने आप को जाकर इंट्रोड्यूस करोगे और उस टैग वैल्यू को आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे लगाओगे, तो फॉर सम टाइम सामने वाला का एक परसेप्शन तो जरूर बनेगा इस आदमी को लेके कि अच्छा,
एफटीआई से पढ़ा हुआ है तो पढ़ा लिखा होगा। अब उसके बाद काम कैसा करके दिखाते हो, वो दैट वुड बी द फाइनल परसेप्शन, राइट? इफ इट इज गुड, इफ इट इज बैड, और गुड बैड भी उनके लेंस से जज किया जा रहा है, आपके लेंस से नहीं। पर एटलीस्ट जब तक आप अपने आप से, आप किसी को अपने आप के बारे में बता रहे हैं, तो वो टैग वैल्यू कहीं ना कहीं आपके बारे में एक परसेप्शन तो छोड़ ही रहा है। अगर एफटीआई से पास आउट है तो पढ़ा लिखा जरूर होगा। तो एक तरीके से प्रो का ही काम करता है, राइट? पर ये बड़ा फुगेजी है, इट्स वेरी सूडो। सूडो चीज पता क्या होती है? सूडो बेसिकली वो चीज होती है जो दिख, जो होती नहीं है एग्जैक्टली exactly, बट लग रही होती है कि हाँ है। अब टैग वैल्यू लग तो रहा है कि हाँ है, पर अगर एक्टर में दम नहीं है तो फिर वो बात फेक है, इट्स सॉर्ट ऑफ, राइट? अनटिल अनलेस इट हैज बीन प्रूवन थ्रू योर क्राफ्ट। जब तक वो क्राफ्ट के द्वारा निभाई नहीं जा रही तब तक वो बात मिथ्या ही है, टैग वैल्यू भी। बट इट माइट कैन वर्क, ये शायद काम कर सकता है। तो थर्ड पॉइंट इज टैग वैल्यू, कि हाँ काम तो जरूर कर सकता है। फोर्थ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग लिखो, 24/7 जर्नी ग्रोथ। 24/7 जर्नी ग्रोथ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं, आपकी जो थिएटर क्लासेस होती होंगी वो मे बी वीकडेज में होती होगी, वीकेंड्स में होती होगी, एमडब्ल्यूएफ में होती होगी, टीटीएस में होती होगी, या हर रोज होती होगी, किसी स्पेसिफिक घंटों के लिए होती होगी, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फिर आप अपनी दुनिया में वापस चले जा रहे हो। आप मोमोज खा रहे हो, चटनी उड़ा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, फिल्में देख रहे हो, घूमने घूम रहे जा रहे हो। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर नोटिस करने की कोशिश करें, तो यूजुअली जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम अपने आप को नहीं दे पाते फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ डेज, जहां पे हम ज्यादा ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन एफटीआई एक ऐसी जगह है जहां पे आप संडे से लेके सैटरडे तक हर रोज हर घंटा एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आप हर सेकंड अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, ऑल अपॉर्चुनिटीज। अब आपके पास कोई दूसरी चीज है ही नहीं वर्ल्ड में देखने की। एक ऐसी जगह, क्लास में गए वहां कुछ सीखा, क्लास से निकले वहां कुछ सीखा, घर हॉस्टल में गए वहां कुछ सीखा, रात को सो रहे हो कहीं पे, वहां किसी के साथ बैठ के कुछ सीख लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। तो एक ऐसा स्पेस जहां पे आप 24/7 अपने ऊपर काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर आपकी इंटेंशन सही है सीखने की, तो आपका क्राफ्ट ज्यादा बेटर होगा, जो कि यूजुअली नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम डिवाइड हो रहा है। 2 घंटे के लिए एक्टिंग क्लास जा रहा हूँ, 3 घंटे के लिए एक्टिंग क्लास जा रहा हूँ सैटरडे संडे को, 5 घंटे के लिए जा रहा हूँ। वो 5 घंटे के बाद क्या, उसके बाद क्या? मेन एक्टिंग तो जो आप क्लास में सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करके आएगी ना, थ्रू प्रैक्टिस। सिर्फ क्लास में बैठ के 5 घंटा पढ़ लेने से मेरे को एक्टिंग थोड़ी ना आ जाएगी, चाहे मैं कहीं से भी पास आउट हूँ, फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो इन्फॉर्मेशन मैंने इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस में नहीं डाली। इतना सबको समझ आया कि आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा ग्राउंड देता है एफटीआई 24/7। नेक्स्ट लिखो, विल मीट ग्रेट आर्टिस्ट। विल मीट ग्रेट आर्टिस्ट, ये तो फैक्ट है। इतने सारे तुर्रम खान आपको वहां मिलेंगे कि आप, अगर आपका इंटेंट सीखने वाला है तो डेफिनेटली आप उनसे सीख तो बहुत सकते हो। अब सीधी सी बात है भाई, 5 से 6 हजार बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? 16 एक्टिंग के अंदर, राइट? अब वो 16 गधे तो होंगे नहीं, कुछ तो करा ही है उन्होंने, या फिर कुछ तो उनके अंदर है जिस वजह से वो वहां पहुंच रहे हैं, राइट? फुद्दू तो नहीं है वो। और कुछ करा भी है, इसका मतलब सिर्फ एक्टिंग से नहीं है मेरा, विल कम टू इट धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें हैं। बट कुछ तो उनके अंदर ऐसी क्लैरिटी है, कुछ तो ऐसा फ्यूल है, कुछ तो ऐसा एम्बिशन है जो उनको ड्राइव कर पा रहा है टू बी एट दैट प्लेस। तो उनके रहने में, उनका माइंड पढ़ने में,
उनके साथ रहने में, उनके साथ कोलैबोरेट करने में, उनको हेल्प करने में ग्रोथ तो होने की चांसेस पक्का है, राइट। बहुत सारे ऐसे और टीचर्स आएंगे जो वहां पे मास्टर क्लास देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 हफ्ते पहले नसीरुद्दीन शाह आए थे एफटीआई में। हम्म, आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट ओवर देयर कि उन्होंने मास्टर क्लास ली। तो ऐसे और भी बहुत सारे टीचर्स आएंगे, फैकल्टीज आएंगी, कास्टिंग वाले बंदे आएंगे बॉम्बे से, जो आपको इन सारी स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बता के जाएंगे कि क्या चीज मार्केट में किस तरीके से काम करती है। तो अच्छे आर्टिस्टों के मिलने की तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज्यादा रहने वाली है। चलिए जी, नेक्स्ट लिखते हैं जनरल नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल नॉलेज। अब देखो यार, ये बात तो फैक्ट है, ऐसे स्पेस में जाओगे, इतने सारे लोगों से मिलोगे, इतनी सारी फिल्में देखोगे, प्लेस पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, शॉर्ट फिल्म्स देखोगे, फिल्में बनाओगे, खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, फिल्म मेकिंग के दूसरे प्रोसेसेस के बारे में सीखोगे, तो जीके तो बढ़ ही जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। और एक्टर की जीके अच्छी होना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम लोगों का काम ही ह्यूमन नेचर को शोकेस करना है। तो ह्यूमन नेचर है कैसा, उसके लिए हमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये तो पता होना, इट्स वेरी बेसिक, राइट। तो जनरल नॉलेज बढ़ने का एक बड़ा अच्छा स्कोप है वहां पे। नेक्स्ट लिखो लिमिटेड सीट्स। लिमिटेड सीट्स। अभी बहुत सारे लोगों को ना कौन लगता है कि अरे यार एफटीआई वाले साले 10 लोग ही लेते हैं, 15 लोग ही लेते हैं। अरे 50 लो ना यार, कम से कम 25, 50 में तो एटलीस्ट 25 बच्चे तो लो ही, ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इट्स गुड कि वहां पे 15 ही सीट है। क्यों? एक ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। अगर वहां पे 20 से 25 या 50 खड़े घोड़े बकरी भर जाएंगे, क्या सबके ऊपर इंडिविजुअली अटेंशन जा सकता है? क्या सबकी इंडिविजुअली ग्रोथ मॉनिटर हो सकती है 2 साल के अंदर? इट्स वेरी हार्ड। इसी स्पेसिफिक चीज की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इस पूरे देश में है, इस स्पेसिफिक इस एक्टिंग फील्ड में तो ज्यादातर जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं या फिर ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह है, मुझे पर्सनली जो लगता है एक्टर की प्रॉब्लम क्या है उस पे किसी को फोकस नहीं है। ये 4 चीजें इसको सिखानी कैसे ये डाल दो, ये 4 प्ले करवाने के तरीके डाल दो, कुछ बुरा नहीं है। पर जब तक एक्टर का कॉन्शियस क्लियर नहीं है, अगर इफ देयर इज एनी ब्लॉकेज ओवर देयर इन हिज क्राफ्ट, तब तक कुछ नया डाला कैसे जा सकता है जब तक पुराना कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो सकता। सो इट्स गुड कि लिमिटेड सीट्स हैं, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके पूरे ग्रोथ को देख सकते हैं। फेयर इनफ। सो इट्स अ प्रो, इट्स नॉट अ कॉन। नेक्स्ट, get a reality check in craft. Get a reality check in craft. हम में से जितने भी लोग अभी ये सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं खिलजी हूं, मैं गेंगिस खान हूं एक्टिंग का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये तो बात फैक्ट है कि ऑब्वियसली बात है, अगर आप एफटीआई में जा रहे हो तो यू वांटेड टू मेक श्योर द मोस्ट आउट ऑफ इट। आप वहां से ज्यादा चीजें ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे, और उसके लिए आपका एज एन एक्टर होना मानसिक तौर पर बहुत स्टेबल जरूरी है। तो आप अभी जहां भी लाइक करते हो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एक्टर, ये दो अलग अलग चीजें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। उन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वेयर डू आई जेन्युइनली लाई। अभी यहां से निकलने के बाद अगर मुझे इंडस्ट्री में जाना होगा तो मुझे कितने हाथ पैर मारने, वो आपको समझ में आ जाएगा। कि वहां पे जो 16-30 लोग होंगे ना एक्टिंग वाले बैच में, वो एम ही नहीं होने वाले, कुछ तो आता ही है उनको डेफिनेटली, राइट। इधर इट्स रिलेटेड टू एक्टिंग और इधर इट्स रिलेटेड टू द एक्टर, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबको समझ में आया? चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए लास्ट पॉइंट, दैट इज अप्लाई एज अ ट्रेनर। अप्लाई एज अ ट्रेनर कि साला लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी तो हमेशा खुली ही रहेगी कि कल को जाके अगर एफटीआई के शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कुछ ऐसी स्कीम्स होती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया, वर्कशॉप्स होती रहती हैं, उनमें तो मैं अप्लाई कर ही सकता हूँ एज अ ट्रेनर, तो मैं वहां जाके अप्लाई कर ही सकता हूँ एज अ जॉब। तो कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, एटलीस्ट उसकी अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही है।
सो इट्स अ प्रो, राइट? क्योंकि ऐसा कोई प्लेसमेंट वाला तो है नहीं स्ट्रक्चर उधर कि डिग्री लेती प्लेसमेंट होएगी, संजय लीला भंसाली ऐसे फूल लेके खड़ा होगा, आइए आइए पद्मावत 2 में काम करने। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नो डिग्री, सबको घूम फिर के उसी लाइन में लगना है ऑडिशन की, राइट? इट जस्ट दैट कि इट गिव्स यू एन एज फॉर ऑल दीज थिंग्स जो अभी हमने डिस्कस करी प्रोज में। ये सबको समझ आया? प्रोज क्लियर हुए? थोड़ा माइंड खुला? या यस। किस तरीके से काम कर रहा है एफटीआई, हम्म कर सकता है एफटीआई। अब लिख लेते हैं एक बारी कॉन्स, ठीक है? कुछ कॉन्स भी हैं इसके। फर्स्ट इज मनी एंड टाइम। मनी एंड टाइम। देखो, मेरे को 9 साढ़े 9 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर, और एक चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि ये जो एक्टिंग वाला प्रोफेशन है ना भाई, ये बहुत महंगा प्रोफेशन है, ठीक है? ये महंगा प्रोफेशन है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे फिल्म का स्टार बनना है बट सारी चीजें सरकारी रेट और सब्सिडी पे हो जाए, तो नहीं होंगी। यू नीड टू मेक श्योर एनी हाउ कि आप फाइनेंशियली गुड रहो, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहो। आर्ट एक उम्र के बाद तभी जिंदा रह पाता है जब आपकी जेब में पैसा होता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। आपका अपना पैसा। पेरेंट्स का रहेगा ना तो एक उम्र तक रहेगा, उसके बाद फिर वो बर्डन बनने लग जाएगा आफ्टर अ पॉइंट। सो इट्स ऑलवेज गुड कि जितना जल्दी आप अपना होश संभालो 20s के अंदर, ये आदत डालो कि अपना पैसा खुद कमाने लग जाओ, बिकॉज इट हम्म ऑलवेज गिव्स द फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ थॉट। इस फील्ड के अंदर किसी भी चीज की कोई सर्टिनिटी नहीं, इवन एफटीआई जाने की भी कोई सर्टिनिटी नहीं है अभी, अभी के हिसाब से तो, राइट? तो कुछ ना कुछ बैकअप होना, कुछ ना कुछ सैनिटी होना दिमाग में, वो बहुत जरूरी है। तो यस, अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा तो लगता है। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सबके लिए इट्स नॉट द सेम, राइट? इट माइट वेरी फॉर एनी वन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका समय। इट्स गुड कि आप सभी अपनी अपनी मिड 20s में होंगे अराउंड, राइट? सो यू गाइस कैन इन्वेस्ट योर टाइम। 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम, ऑलमोस्ट 3 साल ही लगा लो, क्योंकि अगर आप अभी दे रहे हो, वही एंड में जाते जाते अक्टूबर में सेशन स्टार्ट होगा तो पूरा साल वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद 2 साल और है ही, 2 साल 1.5 साल जितना भी है, तो मोटा मोटा 2.5 3 साल लग ही जाते हैं वहां से निकलने में। इतना टाइम भी दे पाना, बहुत सारे लोग इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मी, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी लाइफ के 2 साल या 3 साल किसी भी ऐसी स्पेसिफिक जगह पर देना जो कुछ ऐसी चीज सिखाए जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर करके सीख चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो इट्स फीजिबल फॉर मी, इट्स माई पर्सनल चॉइस, राइट? तो एक कौन किसी के लिए ये हो सकता है, राइट? सेकेंड इज इम्प्रेस। कभी कभी एफटीआई जाना बहुत सारे लोगों के लिए बैकफायर भी कर जाता है। हमें लगता है एफटीआई चला गया तो लाइफ सुधर गई। तो आप अगर वहां पे जाके थोड़ा सा रियलिटी चेक देखेंगे तो कल्चर वहां पे बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, राइट? आपको अपने जैसे लोग भी बहुत मिलेंगे अगर आपका इंटेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का है। आपको अपने से ऑपोजिट लोग भी बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल ही अलग ट्रेजेक्टरी पे 2 2 साल 3 3 साल से वहां पड़े हुए हैं, नशे चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एंड दे जस्ट देयर बिकॉज की एफटीआई में है। अरे मैं तो एफटीआई से हूँ भाई, तुझे नहीं पता एफटीआई में होने के कितने फायदे, ऑल दैट शिट। तो वो चीज भी कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, जिसका स्पेसिफिकली हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं अपना सर्कल कॉन्शियसली चुनूं। मेरे सर्कल चूज करने के लिए मेरा से होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना इस पूरी फील्ड के अंदर, नॉट जस्ट एफटीआई, एनीवेयर, इवन इफ यू आर इन बॉम्बे, इवन यू आर इन योर ओन सिटी, होम टाउन। आप अपना सर्कल प्लीज खुद चुने, आपका सर्कल आपको ना चुने, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर ऑफ टैग। पीयर प्रेशर ऑफ टैग, वो जो टैग वैल्यू की हमने बात करी थी प्रोज में, एक इमेज बन जाती है, उसका पीयर प्रेशर भी बन जाता है एक पॉइंट के बाद बहुत सारे एक्टर्स के ऊपर एफटीआई से निकलने के बाद। अरे एफटीआई है, इसको तो आता ही होगा,
मे बी उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई एफटीआई के अंदर. ही वाज और शी वाज वेरी कंफ्यूज ओवर देयर. ही कुडंट गेट दैट मच क्लैरिटी आउट ऑफ द एफटीआई. पर अब वो टैग वैल्यू ऐसा चिपक गया उम्र भर कि नाउ पीपल विल एक्सपेक्ट, जब जब आप अपने बारे में बताओगे कि मैं एफटीआई से हूँ, कि ओ इसको तो पता ही होगा, चाहे आपके साथ कुछ भी चल रहा हो, आपकी क्लैरिटी कितनी ही हो, तो बैकफायर भी कर सकता है. कुछ के लिए करा भी है. There was one of my friend who was rank holder in 2018 of FT exam, and she was completely fresher in acting. ऐसे नहीं था उसको एक्टिंग आती थी. She was totally new into it. Like उसको 2 या 4 महीने हुए थे एक्टिंग ज्वाइन करे, but she was the rank holder of FTI. After 1 year, she left the college क्योंकि उससे हैंडल ही नहीं हो रहा था. उसको समझ ही नहीं आ रहा था किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं लोगों को. सो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, राइट. जो चीज जैसी दिखती है, हो सकता है कि शायद वैसी ना भी हो. सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों का. ठीक है जी. नेक्स्ट इज बबल ऑफ सेल्फ एनवायरमेंट. बबल ऑफ सेल्फ एनवायरमेंट, ये तो फैक्ट है कि आप 1-2 साल एक ऐसे कॉलेज में रहेंगे, एक ऐसी आइडियोलॉजी में रहेंगे जहां पर एक सर्टन टाइप की आइडियोलॉजी आपकी भी बननी एक पॉइंट के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप मोर ओवर इंडस्ट्री से, लोगों से, मार्केट से ऑलमोस्ट कट ही हो, राइट. तो एक सर्टन काइंड के आइडियोलॉजी बन जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आइडियोलॉजी सही है, ये आइडियोलॉजी गलत है, बट दोनों आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और मुझे क्या चूज करना है इस बात का डिसीजन तो मेरा ही रहना चाहिए. आई शुडंट बी फोर्स्ड, राइट. जिस वजह से आप लोगों ने देखा होगा वहां पे बड़े दंगे फसाद भी होते रहते हैं. यू गेटिंग इट, राइट. तो इस चीज का थोड़ा सा मानसिक तौर पर ध्यान रखना भी जरूरी है. ठीक है. तो गाइस ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दी एफटीआई. थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिली जगह के बारे में, क्या है, किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से थोड़ी टफ भी हो सकती है हम लोगों के लिए. आई होप आप लोगों को थोड़ा और बेटर आइडिया मिला होगा. चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर. अब चलो एज एन आर्टिस्ट हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है यार, ये 75 चीजें हैं जिस तरीके से ये पूरा इंस्टीट्यूट फंक्शन कर रहा है. ठीक है. और ये भी जो अभी पॉइंटर्स लिखे हैं, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो जो कि वही इंसान बता पाए जो एफटीआई में एक्चुअली में काम कर रहा है. Obviously they know more better reality, right? How things are functioning over there. We can only assume till a point कि इस तरीके से चीजें वर्कआउट कर सकती हैं उधर. इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद भी, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है हम लोगों के लिए वो ये है कि मुझे एफटीआई क्यों जाना है. अभी आपका माइंड आपको इस सारे रीजंस देने के लिए रेडी हो जाएगा जो अभी हमने डिस्कस करी. सर मुझे नेटवर्क करना है, मुझे क्राफ्ट अच्छा करना है, मैं अपने से बेहतर होना चाहूंगा, मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, मुझे इंडस्ट्री में काम चाहिए. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस विच योर माइंड विल पॉप टू यू कि हाँ 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 एफटीआई एफटीआई, हाँ 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 एफटीआई एफटीआई. हो सकता है इनमें से एक भी कारण ना हो, पर सबकॉन्शियस के अंदर वो चल रहा हो आपके. उसकी वजह से इंटेलेक्चुअली आपको लग रहा हो कि शायद मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, राइट. तो आपको जेन्युइनली अभी पहले बैठकर सोचना है. अभी बैठकर जेन्युइनली कॉन्शियसली सोचना है कि भाई जेन्युइनली क्यों जाना है मेरे को एफटीआई. मुझे पता है ये प्रोज है, मुझे पता है कौन सा है, पर ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर मैं एफटीआई नहीं गया तो मेरे लिए एफटीआई एफटीआई मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग जिस भी सिचुएशन में मैं अभी खड़ा हूं अपने जीवन में, इस पॉइंट पे एफटीआई जाना मेरे लिए क्यों जरूरी. इसको समझो, इस क्वेश्चन को. इसी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप किस इंटेंट से पूरा 1 महीना पढ़ने वाले हो, क्योंकि डर लगेगा बीच में. तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो वो डर डरा सकता है साइकोलॉजिकली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे मेरा वाई एक स्टेटमेंट में, सिर्फ एक स्टेटमेंट में बहुत क्लियर हो, मुझे क्यों जाना एफटीआई. ठीक है. उसके लिए मैं आप लोगों को अभी 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ठीक है. अभी 6:52 हुए हैं. वी विल आप लोग तो यहीं पे सेशन में रहोगे. आई लीव 7:02 पे. आई विल ज्वाइन बैक एंड देन विल डिस्कस योर आंसर. इन 10 मिनट में आप कॉन्शियसली बिल्कुल ऑनेस्ट रह के अपने साथ जेन्युइनली चेक करने की थोड़ी कोशिश करना. माइंड बार बार बोलेगा ये सारे रीजन जो अभी हमने देखे हैं, पर क्या जेन्युइनली ये रीजन है.
हो सकता है किसी इंसान के जाने का रीजन सिर्फ कॉन्फिडेंस हो, कि आई जेन्युइनली वांट टू गेट सम कॉन्फिडेंस इन माय लाइफ दैट आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई क्राफ्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो टू एफटीआई। कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर एनीवन, किसी के लिए हो सकता है ये कारण। तो आपको जेन्युइनली सब कॉन्शियसली चेक करने की कोशिश करनी कि मेरा कारण क्या है। समझ गए सब लोग? सॉर्टेड है? ठीक है। 6:53 है, आई जॉइन एट 7:03 एंड देन विल डिस्कस योर आंसर्स। ओके गाइस, आई सी यू। यहीं पे सेशन में रहो, बस म्यूट कर लो, कैमरास ऑफ कर लो, एंड देन आई जॉइन एट 7:03। ओके गाइस, आई सी यू। वेलकम बैक गाइस। आ जाओ जी सभी लोग। ओके जी, परफेक्ट। सभी ने लिखा? कुछ कुछ पता चला? चलिए, सो विल स्टार्ट विद अभय। अभय, क्यों जाना है एफटीआई? एक स्टेटमेंट पढ़ना एकदम। सर इसमें मैं पहला पर्पस ये मानता हूँ कि जिस काम को मैं पूरी लाइफ देना चाहता हूँ, मैं उस काम को सही तरीके से जानना और समझना चाहता हूँ। यदि मैं एक स्टेटमेंट में कहूँ तो आपने जो बोला सर वो तो सब कुछ है, क्राफ्ट भी है, नेटवर्किंग भी है, लेकिन उससे हटके यदि मैं सिर्फ एक लाइन में उसे कहूँ तो वो यही हो सकता है कि मैं जिस काम को करना चाहता हूँ उस काम से मैं अवेयर रहना चाहता हूँ। उस चीज को मैं पूरी तरीके से जानना चाहता हूँ कि है क्या, इसे कैसे करा जाता है, क्या है ये पूरी प्रक्रिया। और आपको क्या काम करना है? सर मुझे एक्टिंग करना है। ठीक है, आपको एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करने के लिए एफटीआई क्यों? एनएसडी भी है, थिएटर ग्रुप्स भी हैं, आप सर वहां भी मुझे, जान सकते हैं। हाँ सर, मैं सर स्पेशली स्क्रीन एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नाटक का स्कूल है, मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल करके। इसमें 26 स्टूडेंट लेते हैं, 5-6 स्टूडेंट सर मेरे परिचित भी इसी में, और एनएसडी में भी हम्म। सर मेरे कई परिचित हैं सर। लेकिन मैं हम्म। अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन एक्टिंग के लिए करना चाहता हूँ, ना कि थिएटर एक्टिंग के लिए हम्म। सर। पक्का आप स्क्रीन एक्टिंग करना चाहते हैं? जी, जी सर। ठीक है, और आप स्क्रीन एक्टिंग करना चाहते हैं इसलिए आप एफटीआई जाना चाहते हैं, जी सर। जहाँ पे आपको सारी चीजें बेसिक से सिखाई जा हम्म, सके। जी सर। ठीक है, ओके। अब इसको एक स्टेटमेंट में बोलो, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हुए। मतलब सर मैं जिस काम को करना चाहता हूँ अपने जीवन में, जिसको अपना पूरा जीवन देने का मैंने निर्णय लिया है, मैं उस काम को जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से करा जाता है। हम्म। ठीक है, ओके अबे, थैंक यू। जी सर। साग्निक।
सो पहले ऐसी पैराग्राफ कर सकता हूँ, उसके बाद एक लाइन में कंडेंस कर दूंगा. पहले So, एक लाइन. okay. So I want to give my father a relief. Okay, now explain. सो एफटीआई को लेके मैं जितना एक्साइटेड और मैं जितना तैयारी कर रहा हूँ, आई गेस उससे ज्यादा मेरे पापा कर रहे हैं. ही इज वेरी एक्साइटेड. ही हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव like with me. He's been with me for acting, for any kind of performance, चाहे डांस हो, कोई भी चीज हो, स्कूल में, कॉलेज में. he's always been very supportive about it. कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गए. So he always told me कि एफटीआई जाओ, अगर मेरा बहुत इच्छा है पर्सनली कि तुम एफटीआई जाओ, अगर तुम एक्टिंग में, हालांकि उनको बहुत भरोसा है मेरे क्राफ्ट पे भी, बट स्टिल ही इज लाइक, अगर इट्स अ वेरी बिग सिटी, मुंबई इज अ बिग सिटी, अगर तुम्हें काम नहीं मिला, एटलीस्ट यू विल you can be a professor or something, you can teach acting, you can start a workshop. So बेसिकली मेरे डैड का ड्रीम है कि मैं एफटीआई जाऊं. सो इट्स टेक्निकली दोनों लाइक मेरे दोनों पर्पस पूरे हो जाएंगे अगर मैं एफटीआई गया. तो एक तो पापा को रिलीफ हो जाएगा कि एटलीस्ट आई हैव अ बैकअप और समथिंग, और दूसरा मेरा जो भूख है अंदर, मेरा जो हंगर है क्राफ्ट को सीखने का, जो जद्दोजहद है कि क्राफ्ट को समझना है, वो भी मेरी मिट जाएगी. तो दोनों चीज का सोल्यूशन ही मेरे लिए एफटीआई सा मिल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये एक्सप्लेनेशन है सर. So basically, you are carrying your dad's dream by your own conscious decision, if I'll say in a No, sir. simpler way. I'm not carrying his dream or something. It's actually my dream, first hand, second hand, third hand. It's my dream. I am just carrying the flame. Like कि मेरे पापा को ये burden feel ना हो कि मैं बिना किसी preparation के मुंबई गया. Because according to him, if I go to FTI, I'll Okay, have a backup plan or something. So for that, okay, I fulfill it. got it. Yes, sir. Perfect. Thank you, Sagnik. Ekansh, सर मैं एफटीआई में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे वो जैसे मैंने लॉ करी है, तो मैं बिना पहले डिग्री, एक लाइन, क्योंकि किसी भी पहले सिर्फ फील्ड एक में स्टेटमेंट. हाँ, किसी भी फील्ड में जाना है तो विदाउट ट्रेनिंग आप, ऑफिशियली ट्रेनिंग आप नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है. ये ठीक है, कि पर उसके लिए एफटीआई क्यों ऑफिशियल, जाना है? और एफटीआई इसलिए जाना है क्योंकि अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लॉ करी है, तो अब मैं बिना एलएलबी की डिग्री करे हुए डायरेक्ट वकील नहीं बन सकता, मेरे को डिग्री के थ्रू ही जाना पड़ेगा. तो ऐसे ही मुझे लगता है अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो फिर मुझे उसकी डिग्री करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छा, उसके लिए. तो इसलिए मैं एफटीआई में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बट मैं, व्हाई एफटीआई? क्योंकि एफटीआई सर अब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ट्राई टॉप मोस्ट की ही करनी चाहिए. मतलब अपने इंडिया में देखा जाए फिल्म इंस्टीट्यूट में वो, तो मैं हम्म, एकांश, अभी कंफ्यूज हो रहे हो. यू आर फाइंडिंग द लॉजिकल रीजन what could be a logical suitable way which can push you to pursue a specific course of acting. कि एक्टिंग ही मुझे क्यों करनी है एफटीआई से, आपका कहना ये? देखो, इसको मैं सीधा से बोल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा रीजन है स्क्रीन एक्टिंग का. मुझे स्क्रीन एक्टिंग सीखनी है, मुझे जहां मिलेगी मैं वहीं सीख लूंगा. हम्म. इट्स दैट सिंपल फॉर मी. मुझे इंस्टाग्राम पे मिलेगी मैं वहां सीख लूंगा, मुझे कहीं शॉर्ट फिल्म में मिलेगी मैं वहां सीख लूंगा, मुझे फीचर फिल्म मिलेगी मैं वहां सीख लूंगा, मुझे एफटीआई में मिलेगी मैं वहां सीख लूंगा. मुझे स्क्रीन एक्टिंग सीखनी है जहां मुझे मिलेगी. इट्स एज दैट सिंपल फॉर मी, राइट? सो अगर आप ये बात बोलते हो कि भाई मुझे स्क्रीन एक्टिंग सीखनी है, ये बात हमको पता है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज के अंदर अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो उससे जुड़ी हुई कोई स्पेसिफिक डिग्री जरूरी होती है इन एनी फील्ड, या राइट? वी ऑल नो दैट, राइट? बट एकांश को जो स्पेसिफिक चीज करनी है वो करनी क्यों है, हमें वो जानना है. किन किन कारणों से वो चीजें हो सकती है वो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एकांश के लिए ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को जो स्पेसिफिक चीज करनी है उसको पूरा करने के लिए मुझको. सर आपका मतलब 2 सेकंड फॉर के लिए आप एग्जाम्पल आप इफ, कट हो गए थे, मतलब वॉइस आपकी नहीं आई थी. अच्छा अब आ रही है? हाँ हाँ. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये बात समझ में आ गई कि ये स्पेसिफिक चीज करने के लिए ये एन नंबर ऑफ तरीके होने चाहिए, तब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होगी.
और वो एन नंबर ऑफ तरीके क्या हो गए, डिग्री हो गया, फिल्म स्कूल हो गया, इधर से ट्रेनिंग होगी, वहां से ट्रेनिंग होगी, इट इज ऑटो एस्टेब्लिश्ड। बिना पढ़ाई के कोई स्पेसिफिक चीज आएगी भी कैसे? अगर मुझे नहीं पता कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सो हाउ कैन आई इवन अप्लाई इट इनटू माय लाइफ? या नहीं ना, वी ऑल नो हाँ दैट। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मुझे a+b² सीखना क्यों है, और उसको सीखने के लिए मेरे को करना क्या है? थोड़ा क्लियर हो रहा है? या कि मतलब आपका क्वेश्चन है कि आपको एक्टिंग ही क्यों सीखनी है, ये क्वेश्चन है आपका कि स्क्रीन एक्टिंग एक्टिंग करनी अगर क्यों। सीखनी है, आपको स्क्रीन एक्टिंग सीखनी है कांश, यस। राइट? स्क्रीन एक्टिंग सीखने के लिए आप एफटीआई जाना चाहते हैं? हम्म। क्यों जाना चाहते हैं एफटीआई? क्यों लगता है कि एफटीआई के थ्रू ही मैं स्क्रीन एक्टिंग सीख सकता हूँ? ये सवाल है। या फिर एफटीआई जाने से मेरी स्क्रीन एक्टिंग के करियर के ऊपर क्या डिपेंड पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि किस तरीके से एक्टिंग हो सकती है, किस तरीके से एक्टिंग की नॉलेज आ सकती है, वो तो हमें हम्म। मालूम है। हाँ हाँ हाँ। मुझे क्यों जाना है, मेरे मुझे लिए इस हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे सर इसलिए जाना है क्योंकि कल को अगर मैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मैं जैसे अगर किसी फिल्म स्टार या किसी का उनके तो हम है नहीं, मतलब किसी के भी कनेक्शन में हमारा है नहीं, तो हमें एक ही चांस मिलेगा। तो हम्म। इसीलिए कि जब भी कभी आगे जाके सेट पे जाएं तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे फेस ना करनी पड़ेगी, यार ये अंडर ट्रेन्ड आदमी है, ये नहीं आता है इसको, क्योंकि जो भी अभी आगे करियर भी बनाना है वो बिल्कुल टैलेंट के बेस पे ही बनाना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट के बेस पे ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हम्म। अपनी क्राफ्ट इंप्रूव करने के लिए एफटीआई जाना चाहता हूँ। हाँ, तो ये बोलो ना कि मुझे हाँ, अपने क्राफ्ट में एक्सेल करना, ताकि उस एक्सेल क्राफ्ट करना, को एक्सेल करके मैं अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ जो इम्प्लीमेंट मैं कर करना पाऊँ। चाहता हूँ। नाउ यू आर गेटिंग इट, या। व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर एंड हम्म। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। हम्म। माइंड ऐसे ही कंफ्यूज करता है। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ? हम लोग इस प्रोफेशन में पिछले 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 2 साल से, 6 महीने से रहते हैं। तो विद टाइम हमारी जो नॉलेज होती है उस प्रोफेशन को लेके या फिर उस चीज को लेके वो डेवलप होती है। पर जैसे हमारा माइंड कुछ कुछ सर कहाँ चले गए? सर कह रहे थे अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, कुछ बोलो। हेलो 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 गाइस, एम आई ऑडिबल हेलो एंड हेलो। विजिबल? हाँ सॉरी यार, कोई अर्जेंट कॉल आ गया था, आई नीड टू पिक। ओके हाँ। सो आई वाज सेइंग कि बेसिकली विद टाइम किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब हम कोई स्पेसिफिक चीज सीख रहे होते हैं, तो विद टाइम जो हमारा दिमाग होता है उस चीज के अराउंड बहुत सारी और नई नॉलेज ग्रैस्प करने लग जाता है। तो उस चीज को स्टार्ट करने का जो रूट कॉज रहा होता है, जब वो चीज शुरू हुई होती है उसके बाद वो रूट कॉज माइंड में डेवलप होने लग जाता है कि शायद जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ उसका रीजन शायद कुछ ये है। आप 2 साल बाद थोड़े और बड़े होते हैं, फिर आपको लगता है नहीं 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 ये है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, और 2 साल बाद आपको लगता है नहीं 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 नहीं, एक्टिंग तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो किरदार के अनुभव होते हैं उसको जागृत करके मैं फलाना ढिमकाना कर सकूं। आप बहुत सारे एक्टर से मिलेंगे ना, दे ऑल से द सेम थिंग। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों के कैरेक्टर को जीवन करना चाहता हूँ। मैं वल्नरेबल रहना चाहता हूँ, मैं वो इमोशंस दिखाना चाहता हूँ जो मैं अपने आप को रहकर नहीं दिखा पाता हूँ, जो मेरा किरदार। आप लोगों ने सारे आंसर सुने होंगे, हम्म। बट जब पहली बार आपको ये चमका होगा ना लाइफ में,
जब पहली बार ये क्रांति हुई होगी दिमाग के अंदर कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है जीवन में, कुछ स्पेसिफिक चीज हिट करी होगी आपके सबकॉन्शियस में, कोई कॉम्प्लेक्स हिट करा होगा अपनी आइडेंटिटी को लेके उस बच्चे को, जब उसने स्टार्ट करा था एक्टिंग के बारे में, कि जहां पर उसको लगा था कि इस चीज की खाना पूर्ति करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी जिससे मुझे अपनी वर्थ लगेगी इस दुनिया में। थोड़ा समझ आया ये मैंने क्या बोला? हम्म, तो रूट कॉज सबका ही कुछ ना कुछ वो रहा है जो उनके बचपन में या फिर एक अडोलेसेंस वाली एज में हुआ है। कुछ भी रीजन हो सकता है वो। हो सकता है किसी को कोई फिल्म देख के हो गया हो सकता है किसी ने कुछ सुन के हो सकता है किसी ने कुछ देख लिया हो सकता है किसी को खुद ही अपने अंदर कुछ लग गया हो, कोई इनकम्प्लीशन, जिसकी कंप्लीशन के लिए आपको कोई एक्स नंबर ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ी, जो आपको लगा कि शायद ये कर दूंगा तो इस चीज की कंप्लीशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठुकरा के मेरा प्यार, आईएएस बन गया मैं। क्या इन दोनों बातों का लॉजिक था? एक इंसान आईएएस नहीं बन पाया, उस बात की कंप्लीशन के लिए उसने सोचा, एक इंसान रिश्ते में हार गया तो उस बात की कंप्लीशन के लिए उसने सोचा मैं आईएएस बन जाता हूं ताकि मेरी वर्थ प्रूव हो जाए। दोनों इंसिडेंट कनेक्टेड भी नहीं थे। सेम हमारी लाइफ में भी हो रहा होता है। पर्सनल लाइफ में पर्सनल कुछ माइंड के अंदर लोचा ऐसा होता है जिसकी कंप्लीशन के लिए हमें लगता है एक्टिंग इज द सोल्यूशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ सही और गलत नहीं है। वो चीज जैसी है वो वैसी ही है, उसका नेचर ही वैसा है, उसका नेचर ही वैसा है। वी कांट डू एनीथिंग इन इट। पर एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि उस रूट कॉज को जानने की तरफ तो मैं थोड़ा सा बढ़ ही सकता हूँ अपने लिए, ताकि मेरी सैनिटी जीवन भर कायम रहे। मुझे हमेशा मेरा रूट कॉज मालूम हो कि कहाँ से पूरा तामझाम शुरू हुआ है। क्योंकि अभी तो मुझे पता है, मेरे इंटेलेक्ट ने 4 नए डेफिनेशन बनाकर मुझे दे दिए 8 साल में, 9 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, कि हाँ इसलिए होती है एक्टिंग, ये होता है वो होता है, 75 चीजें होती है। जब उस बच्चे को रियलाइज हुआ था 17-18 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में, उसको नहीं पता था इतनी सारी चीजों के बारे में। एंड ही स्टार्टेड, मुझे तो बनना है भाई। वो कफन बांध के निकल लिया था डिसीजन लेके। समझ आया थोड़ा? हम्म माइंड इसलिए बहुत बारी कंफ्यूज करता है हम लोगों को। एंड इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि एक्चुअल रूट कॉज पर मैं जाके चेक करूं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले प्रोज और कॉन्स लिखवाए हैं कि हाँ ये सारी चीजें एफटीआई में होती हैं, हो सकती हैं, पर हो सकता है कि शायद इनमें से कोई भी रीजन ना हो आपका जाने का यार। वी डोंट नो ना, कब थॉट आया होगा हमें एफटीआई जाने का, हु नोस। क्लियर हुआ सभी को? जी सर। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के अराउंड जो कि हमें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है थ्रू आउट नेक्स्ट 3 मंथ, 3 to 4 मंथ, जब तक आप एफटीआई में चले ही नहीं जाते। क्योंकि वहां पे सिर्फ रिटर्न राउंड नहीं है, 3 राउंड है। आई होप आप सभी को पता होगी, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ हाउ दिस प्रोसेस विल गोइंग टू हैपन। सो मेजरली सबसे पहले आपका रिटर्न राउंड होगा, ठीक है, जिसमें ऑल अराउंड 3,000 से 4,000 बच्चे हर साल एक्टिंग में तो बैठते ही है, 5,000 भी होते हैं काफी बार तो, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट राउंड की रेशियो है सीट्स का, वो 1:10 है। तो अगर 16 बच्चे टोटली सिलेक्ट होने वाले हैं तो फर्स्ट राउंड में रिटर्न के बाद कितने सिलेक्ट होंगे? 16 × 10 = 160। बहुत कम है 6,000 के कंपैरिजन में, राइट? हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम तो नहीं होंगे, मिनिमम 160 तो होंगे ही होंगे। पर एफटीआई का कुछ भरोसा नहीं होता, एफटीआई के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी कुछ निकाल देते कभी कुछ निकाल सकते हैं। सो वी डोंट नो कितने सिलेक्ट हो, लेकिन लॉजिकली तो इतने लग रहा है कि इतने सिलेक्ट होने चाहिए। 160 बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनको सबको ईमेल आएगा कि आपको एफटीआई में जाना है, पुणे में जाना है फॉर द आगे के राउंड। आपको कोई स्पेसिफिक ऑडिशन का पीस दिया जाएगा। यूजुअली तो अभी तक दिया जाता था, इस साल आए ना आए नो वन नोज। एफटीआई के मूड स्विंग जैसे मैंने बताया हर साल होते हैं, कुछ नया चलता रहता है। यूजुअली एक ईमेल पे आपको मोनोलॉग का पीस आता है 2 से 3 मिनट का, जो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो आप वहां जाके ऑडिशन राउंड में परफॉर्म करते हो। जब आप पुणे जाते हो तो सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है ऑडिशन का। आप वहां पर गए, ऑडिशन राउंड में आपने परफॉर्म किया, उसके कुछ मार्क्स होते हैं।
राइट। तो आप जब फर्स्ट राउंड क्लियर करके सेकेंड राउंड में पहुंचते हो तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसकी वेटेज अब 25% रह जाती है सिर्फ। जैसे ही आपका हम्म, रिटर्न क्रैक हुआ उसके बाद आगे वाले राउंडों में रिटर्न के सिर्फ 25% नंबर ही जुड़ेंगे। 75% डिपेंड करता है आपका सेकंड और थर्ड राउंड पे, उसकी भी कुछ कुछ वेटेज होती है। ठीक है। ऑडिशन राउंड के अंदर आप ऑडिशन देते हो, सारे बच्चे ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन से रिलेटेड आपसे दो चार सवाल होंगे, आपके बारे में पूछेंगे, थोड़ी कॉन्वर्जेशन हो सकती है। ठीक है। वो राउंड होते ही फिर आपका चरण होता है तीसरे राउंड की तरफ। तीसरे राउंड से पहुंचने से पहले कुछ एक्टिविटीज भी होती है जिनके ऊपर आपको चेक करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप एक्टिविटी आपको दी जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल 5-6 लोगों की या फिर 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उनको कोई इम्प्रूव सिचुएशन दे दी कि आप किसी ऐसे शिप पे हो जो कि समुद्री लुटेरों ने घेर लिया है और वो आप सबको बांध चुके हैं और वो अब आपसे सारा सोना वगैरह जितना भी है लूट रहे हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे एज अ ग्रुप। ऐसी कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है जिसपे आपको एक्ट करना होता है। एक्ट क्या सिर्फ इंप्रूव करना होता है, लाइक व्हाट वुड यू डू, राइट। उसके बेसिस पे आपकी कुछ कुछ मार्किंग होती है। फिर कुछ इम्प्रूव एक्टिविटीज आपसे इंडिविजुअली भी कराई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया कि आप किसी लखनवी राजा के महल की तवाइफ की पायल हो, तो नाउ यूर दैट ऑब्जेक्ट, और आप रूम में पड़े तो वो पायल जो है किस क्या कॉन्वर्सेशन करेगी, और वो टॉपिक आपको वहीं दिया जाता है, 2-4 मिनट का टाइम दिया जाता है और उसके ऊपर फिर आपको परफॉर्म करना होता है, इंप्रूव करना होता है। ये सारी एक्टिविटीज के बेसिस पे आपके नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है फाइनल राउंड विच इज ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यू के अंदर आपका होता है इंटरव्यू, जहां पर पैनल में एचओडी बैठे होते हैं, सिद्धार्थ शास्त्रा, बेंजामिन गिलानी और एक साइकोलॉजिस्ट। हो सकता है कोई गेस्ट फैकल्टी भी वहां पर उस दिन हो, मिनिमम 3 लोग तो होते ही हैं। वो 3 लोग बैठकर फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं जो यूजुअली आधा घंटा, 35 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट इस तरीके से चलता है। जहां पर वो आपके बारे में, आपके क्राफ्ट के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद फिर निकलती है आखिरी में एक मेरिट लिस्ट, जिसमें 16 लोगों के रोल नंबर्स होते हैं और उनके नाम होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, और उसके नीचे होती है वेटिंग लिस्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी। लाइक फॉर एससी की अलग कैटेगरी होगी, जनरल की अलग होगी, ओबीसी की अलग होगी, ऐसे जितनी भी कैटेगरीज होती है उनके हिसाब से उनकी वेट, नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और वेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इस पर सबको क्लियरिटी मिली, राइट। तो सिर्फ रिटर्न क्रैक कर देना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है अपने आप को ओवरऑल इन पूरे 3 प्रोसेस के लिए रेडी करना, राइट। तो इस रेडी करने के दौरान कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज है जिनका हमें ध्यान रखना है, माइंड में रखने। ठीक है। तो एक हेडिंग लिखो अपनी नोटबुक के अंदर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द ऑडिशन एंड ओरिएंटेशन राउंड। की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द ऑडिशन एंड ओरिएंटेशन राउंड। महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हमें ध्यान रखना है ऑडिशन और ओरिएंटेशन राउंड में जाने से पहले। फर्स्ट लिखो, कनेक्टिंग थ्रू वर्ड्स। कनेक्टिंग थ्रू वर्ड्स। इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्टिंग, नॉट जस्ट फॉर द एफटीआई, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका करियर का। आप जब किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी वार्तालाप करते हैं, तो किन शब्दों का चयन करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको किस तरीके से परसीव करता है। ये थोड़ा समझ में आया सभी को। हो सकता है कि शायद मैं सीधा सीधा बोल दूं कि हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पर किन स्पेसिफिक शब्दों का चयन करता हूं मैं अपने बारे में बताने के लिए,
उस पर बहुत निर्भर करता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। तो आपके मुंह से जितने भी शब्द निकलने वाले हैं, इस बात की क्लैरिटी में निकले कि वो सारे शब्द आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली नहीं निकल रहे जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। कि 99% हम लोग ऐसे ही जी रहे होते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं हम वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बट इस चीज का हमें वहां बहुत ध्यान रखना है कि मेरे मुंह से शब्द क्या निकलेंगे, किस टाइप के शब्द निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थ्रो ऑफ योर थॉट्स। थ्रो ऑफ योर थॉट्स। अरे अभय कहाँ चला गया? हम्म। थ्रो ऑफ योर थॉट्स का क्या मतलब है? आपने बहुत बार ही सुना होगा लोगों को, चलो उस पर बाद में आई डिस्कस इट, वो वाला एग्जाम्पल। आप जब कोई स्पेसिफिक बात करते हैं तो कोई चेन ऑफ थॉट चल रही होती है ना। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि कोई इंसान किसी स्पेसिफिक चीज का आंसर कर रहा है और आंसर करते करते किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। पूछा कुछ है, बता कुछ और ही रहा है। तो आपके थ्रो ऑफ थॉट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वर्ड्स का चयन करने वाले हैं। So the second point is linked to your first point. आपसे अगर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो उसी स्पेसिफिक सवाल के आंसर के अराउंड एक स्पेसिफिक ट्रेन ऑफ थॉट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एकांश कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू एफटीआई, देयर वाज अ सर्टेन थ्रू ऑफ थॉट हम्म व्हिच वाज गोइंग व्हाइल आंसरिंग दैट क्वेश्चन। हम्म कि पहले मैं किसी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, फिर उस प्रोसेस की क्या XYZ चीजें होती है जिस वजह से वो प्रोसेस होती है वो होगी, फिर मैं अपना रीजन बताऊंगा कि मुझे क्यों जाना एफटीआई। सो दैट वाज अ पाथवे। तो वो भी आपसे जब कोई सवाल पूछेंगे वो ये चेक कर रहे होंगे कि आपका थ्रू ऑफ थॉट कितना सीधा है, कितना सटीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, इधर उधर नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है। थर्ड इज बीइंग विद द इंटरव्यूअर। बीइंग विद द इंटरव्यूअर। अब बीइंग विद द इंटरव्यूअर का क्या मतलब है? अब भाई मैं उसके साथ मतलब बीइंग में कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, वो भी वहां पे है, मैं भी यहाँ पर हूँ। इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, right now we all are conversation, we all are doing a conversation right now, right? There is a certain kind of being which we are following each other, हम रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। only for that purpose I started this workshop with the detailed introduction of mine, and then I asked about your introduction so that we can now relate a little bit more to each other, right? जब कोई इंसान किसी के साथ रिलेट कर पाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसके बीइंग में रहने के लिए ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, उनकी हेडेक नहीं है ये, उनके लिए तो इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। ये आपकी हेडेक है क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां पर आप उनके साथ बीइंग में फील कर सको और सामने वाला भी आपके साथ बीइंग में फील कर सके। इट्स एन आर्ट जिसका हमें ध्यान रखना है। सॉर्टेड है? चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए, द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरीज। द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरीज। अब इसका क्या मतलब है? आपने बहुत देखा होगा ना आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि जब आप उनसे सुनते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपको लगता है कि वाह यार, क्या बोला इसने यार। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, MS धोनी, कि वो जिस तरीके से बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे की डिलीवरीज में कितना मैजिक है। हर बात एक विजडम की तरह क्यों कनेक्टेड लग रही है। सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरीज का जो सबसे बड़ा लिंक है वो है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। जब आपके शब्दों का या चयन,
और आपका थ्रो ऑफ योर थॉट, ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी कॉन्वर्जेशन बड़ी ही इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन बन जाती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। ध्यान तो क्या रखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में होगा तो ऑटोमेटिकली ध्यान है ही, राइट? इवन इफ दे आर आस्किंग यू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में बताना भी इस तरीके से लगे कि उनको लगे कि वाह यार, ये बता तो सिर्फ अपना नाम ही रहा है और अपनी जगह के बारे में बता रहा है, लेकिन कितना ज्यादा टेंशन आ रहा है। किस पे डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ वर्ड, थ्रू ऑफ योर थॉट। सॉर्टेड है। उसका ही मिश्रण है सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरीज। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये आपके जीवन में हर उस क्षेत्र में लागू होती है जहां पर आप एक्सेल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। अरे यार, ये कॉन्फिडेंट है। एकांश, व्हाट्स योर नेम? एकांश। व्हाट्स योर फुल नेम? एकांश शर्मा। आर यू श्योर? या 100%। 100% श्योर? या और अगर आपको मैं बात बोलूं कि आपका ये नाम नहीं है, क्या ये सच नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो फिर मुझे लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ओके, आर यू कॉन्फिडेंट दैट दैट्स योर नेम, एकांश शर्मा? या ठीक है। एकांश, ये झूठ है, क्योंकि अगर आपका नाम एकांश शर्मा रहा होता तो आपके आज तक जितने भी जन्म हुए हैं या होने वाले हैं, आपका यही नाम होता। लेकिन आप तब से उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जब से अर्थ एग्जिस्ट करती है, राइट? हर जन्म में आपका हर कोई नया नाम रहा होगा, लेकिन एकांश की इस रियलिटी में ये नाम उसके लिए ट्रू है। क्यों? कि ये सेम इंफॉर्मेशन एकांश के कान में बचपन से रिपीट करी गई है उसके एनवायरनमेंट द्वारा। ऐसा तो है नहीं कि एकांश पैदा हुआ और पैदा ही एकांश हुआ था। हम्म इट वाज अ बेबी। तो अल्टीमेट ट्रुथ तो नहीं है बाबा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम्म एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी द्वारा इतनी बार रिपीट करी गई कि अब उस बात की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। So if anyone would call Ekansh, you would react on it because you have the understanding of it. Confidence always comes with understanding. If you don't understand that thing, you're not confident. And you have the understanding of it, you're definitely confident. You don't even need to tell yourself that I'm confident or not. That's why when I say to Ekansh, Ekansh, is that your name? Ekansh said, yes, this is my name. क्योंकि बचपन से मुझे इसी नाम से रिपीट किया गया है। तो इस नेम के लिए मेरी कॉन्फिडेंस यही बोलता है कि यस, दिस इज एग्जैक्टली माय नेम बिकॉज आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगर बचपन में कुछ और नए नामों से पुकारा गया होता तो शायद मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि क्या मेरा नाम एकांश ही है। अगर मुझे मम्मी एकांश बोल रही थी, पापा मुझे राहुल बोलते, मेरे दोस्त मुझे विजय बोलते, और वो सब सच होता, तो मैं शायद कंफ्यूज हो जाता कि व्हाट्स माय रियल नेम, लाइक हु एम आई एक्चुअली। सो कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन का मतलब क्या है? अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मन डगमगाएगा, बहुत थॉट्स आएंगे। अरे यार, इतना सिलेबस है, मैं अभी डरा दूं, बहुत सिलेबस है, बहुत सिलेबस है, पहाड़ चढ़ना है, वो भी 100 की स्पीड पे। बट अगर प्रैक्टिस के टाइम अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की, तो कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं। लेकिन अगर प्रिपरेशन में कुछ भी ऊपर नीचे रहा, सबकॉन्शियसली कॉन्फिडेंस पेपर वाले दिन डब 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 होना शुरू हो जाएगा, इवन इन द इंटरव्यू रूम ऑल्सो। अगर आपको अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बिट बाय बिट है, अपने बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग है एक एक चीज की, आप नहीं डरोगे सामने वाला आपसे क्या सवाल पूछने वाला है। यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर इन पीस, आई नो माई सेल्फ। इसलिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस पूरे 10-8 सेशन में, जितने भी हमारे सेशन होने वाले हैं, आपको ये बड़ा क्लैरिटी के साथ नोट डाउन करते हुए चलना है।
कि मैं जितना भी सीख रहा हूँ, मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ, मैं जितने भी घंटे दे रहा हूँ हर रोज पढ़ाई के लिए, क्या मुझे अंडरस्टैंड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? मेरा मानसिक संतुलन एक जगह पर है या नहीं है? क्योंकि अगर वो एक जगह पर रहेगा कॉन्शियसली, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। नाउ वी हैव प्रूव्ड आल्सो साइंटिफिकली। सॉर्टेड है। हम्म। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसरिंग द क्वेश्चंस, आंसरिंग द क्वेश्चंस asked by them, comma, not asked by you. अब इसके लिए मैं एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हर बैच में सुनानी पड़ती है मुझे पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो बच्चे मेरे रिकॉर्डिंग देखते होंगे उनको लगता होगा कि सर यार बार बार वही स्टोरी सुना रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक छोटी सी कहानी उठाते हैं। तो बेसिकली फोर्थ क्लास का दृश्य है, ठीक है? हम सब फोर्थ क्लास से पढ़ पढ़ कर निकले हैं। तो एक फोर्थ क्लास का दृश्य है किसी स्कूल का, और मैथ्स का पीरियड चल रहा है। मैथ का पीरियड चल रहा है, बच्चे कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। एकदम से मैडम आती है क्लास में, आके बैठ जाती है। और मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट है। आती एकदम बोलती है कि भाई सब अपने कॉपीज नोटबुक खोल लो भाई, जो कल होमवर्क दिया था होमवर्क चेक होगा, और जिसने होमवर्क नहीं करा आज उसकी पिटाई है, और उसकी डायरी में नोट जाएगा जिसपे आपको पापा के साइन करवा के लाने हैं। भाई बच्चों में खौफ, आधे डर रहे हैं, आधे कॉन्फिडेंट है, आधों को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। बच्चे हैं, कुछ 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 हो रहा है। तो पहले एक लाइन उठाती है मैडम, आयुष इधर आओ, कॉपी लेकर आओ। आयुष जाता है, एक कॉपी दिखाता है अपनी, चेक होता है, गुड, जाओ। फिर उत्कर्ष को बुलाते हैं, उत्कर्ष जाता है। अब उत्कर्ष ने आधा पौना काम करा होता है, तो उत्कर्ष पे डंडे पड़ते हैं, उसकी डायरी में नोट जाता है, उसको फिर भगा देते हैं। ऐसे 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 प्रोग्राम चल रहा होता है। तो एक बच्चा बैठा होता है राहुल, वो बड़े अटेंटिव होके सारी चीजें देख रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसके दिमाग में उधेड़ बुन चले जा रही है, चले जा रही है, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर जैसे ही उसका नंबर आता है, राहुल इधर आओ। भाई राहुल की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और राहुल के पास नोटबुक है नहीं। तो राहुल जाता है अपना मैम के पास। मैम उसको देखती है घूर के, होमवर्क क्यों नहीं करा तुमने? अब राहुल बेचारा करे तो क्या करे। अब राहुल इतना सुनते ही उसकी हवाइयां उड़ गई, यानी वाज लाइक कि मैम वो कल एक्चुअली मैम मामा के घर जाना पड़ गया, और मामा की शादी है तो मेरे कजन्स लेने के लिए आ गए थे, और वहां पर मैं इतना मशगूल हो गया कि मैडम मतलब कॉपी में भूला है। जो राहुल के साथ हो रहा है ना, ये हम सबके साथ हो रहा है लाइफ में। मैडम ने सवाल क्या पूछा था एकांश? होमवर्क क्यों नहीं किया? होमवर्क किया या नहीं? हम्म। आंसर क्या कर रहा है? यहाँ चला गया था, वहां हो गया था, ऐसे हो गया था, ये 4 चीजें हो गई थी, ये 75 चीजें हो गई थी। ध्यान वहां था ही नहीं एक्टिव लिसनिंग पे, जो चीज पूछी गई है। कायदे से उसका आंसर क्या बनना था अगर उसने काम नहीं किया था तो? जब मैडम ने पूछा कि काम किया या नहीं, आंसर शुड बी यस करा है या नहीं करा है। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है उस क्वेश्चन के आंसर की। व्हाट ही आंसर्ड, ओ ये हुआ, ऐसे हुआ, 4 5 5 चीजें। ये सेम चीज हम लोगों के साथ होती है, और आज तक होती आ रही है, हर रोज होती है। कोई सवाल कुछ होता है जीवन का, हम समझते कुछ और है और बक कुछ और रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा आधा पौना घंटा पीछे चलते हैं। आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू गो टू एफटीआई? हम्म। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और इस चीज का ध्यान भी रखेंगे कैसे? थ्रू प्रैक्टिस। अपने जीवन में इस चीज को अपनाने की कोशिश करो कि जो सवाल पूछा जाता है, क्या वो सेम सवाल मैं सुनता हूँ?
या मैं वो सवाल सुनता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा होता है। 90% ऑफ द टाइम वो बहुत अलग होती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने किसी इंसान को बोला, अबे मोटे, अबे काला है तू तो यार, हट काले। किसी इंसान को मोटा सुनते ही, काला सुनते ही कॉम्प्लेक्स हिट कर जाता है। अबे तू अच्छा एक्टर नहीं है यार। इंसान को कॉम्प्लेक्स हिट कर जाता है। अच्छा, मोटा बोल रहा है, मतलब मेरे फैट शेमिंग, मेरी फैट शेमिंग कर रहा है, शेमिंग कर रहा है। सुनते कुछ है, इंटरप्रिटेट कुछ हो रहा है। मोटे का एक्चुअली मतलब क्या था? मोटा। काले का मतलब क्या था? काला। बट उस काले के पीछे जो मीनिंग छुपा हुआ है, जो उसको खुद समझ में आ रहा है, हम वो अपने लिए ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अबे तू अच्छा एक्टर नहीं बन पाएगा। आपसे पूछेंगे वही बात, एफटीआई नहीं हुआ तो फिर क्या? मुझे नहीं लगता आप अच्छे एक्टर हो, मुझे नहीं लगता आप एफटीआई के लायक। पूछ देंगे ऐसे, वो ब्लफ करेंगे आपको। आपका दिमाग कहेगा नहीं 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 नहीं, आई हैव टू काउंटर इट, आई हैव टू काउंटर इट, आई हैव टू काउंटर इट। नहीं नहीं सर, मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आई आई नो, आई आई एम वेरी गुड। इसलिए हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। जीवन में जितनी भी चीजें हो रही है, एंड स्पेसिफिकली इन एक्टिंग, एक अच्छा एक्टर वो है जो सुन सकता है, नहीं ना कि बोल सकता है। बोलने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। सुनना नहीं आता लोगों को, ठीक है? तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो जो सवाल पूछे, सिर्फ उसी सवाल का उत्तर करना है, उन सवालों का नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। गॉट इट? चलो जी। हम्म 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 हम्म, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनका हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आगे हम बढ़े इससे पहले किसी का कोई सवाल, एनी डाउट? सात्विक, एकांश, कुछ कुछ समझ आ रहा है? आज का पूरा सेशन हमारा ओरिएंटेशन वाला रहने वाला है, so that we can Just one, build our... sorry to interrupt. सर, जैसे आप अभी पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो ना, लाइक क्लासेस के साथ, तो इसके अलावा डू वी नीड टू रीड एनी काइंड ऑफ बुक्स एंड ऑल? आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या? उस पे विल कम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, डोंट वरी। श्योर, ओके सर। पूरा एकदम स्टार्टिंग से खुदाई करते हुए चलेंगे, एनालाइजिंग द एग्जाम पैटर्न, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ओके विल ओके डेवलप इट, डोंट वरी। जी सर। यस एकांश, कोई एंड सवाल? मेरा थोड़ा ट्रेनिंग को लेकर ये सवाल है कि जैसे क्लासेस जो हमारी चलेंगी, तो वो क्या कितने क्या आवर्स के उस पर कितना ड्यूरेशन होगी? द क्लासेस वुड बी ऑफ 2 आवर्स। ओके। हम्म, ठीक है। उस पर भी आएंगे कि 2 आवर्स क्यों है। इस बात को समझो, वो जब मैं तुम लोगों के साथ सिलेबस कर ओपन अप भी करूंगा तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पूरी वर्कशॉप में आज सबसे ज्यादा मेरा काम है, इस पूरे प्रोसेस को डन करने के लिए मेरे एंड से जो इनपुट है दैट इज ओनली 30%। सिलेबस वाइज नहीं कह रहा हूँ, एनर्जी वाइज कह रहा हूँ। आपके एंड से जो इनपुट है वो है 70%। आई कैन टेल यू फ्रॉम वेयर एंड विच स्पेसिफिक थिंग्स माइट कैन आस्क इन द एग्जाम, एंड आई कैन प्रोवाइड द सिलेबस फॉर इट। पढ़ना किसको है? तो नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैं कितने दे रहा हूं उस चीज को समझने के, राइट? सो इट विल हैपन लाइक इट। अभी जब सिलेबस कल खोलेंगे ना, तो धीरे धीरे तुमको समझ में आने लग जाएगा कि ओ ओके, इतनी सारी चीज के अंदर देर आर सर्टन टॉपिक्स जो वन लाइनर्स है। अब उसके अंदर बैठ के पढ़ना है, फुल पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अकेडमी अवार्ड्स, हम्म। मैं 4 चीजें बता दूंगा कि ये 4 स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे।
अब उसके बाद क्या? उसके बाद तो पूरा पढ़ाई रहेगा ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी डिवाइड द ड्यूरेशन, कितना एप्ट है. एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन बीच बीच में मैं तुम लोगों को असाइनमेंट्स भी दूंगा, जो नेक्स्ट सेशन से आने से पहले कवर करने ही है एनी हाउ, क्योंकि अब टाइम नहीं है. यूर इन द फाइनल शो डाउन. इसलिए मैंने बोला कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब प्रिपरेशन ऑन पॉइंट चलेगी. एंड आई एम सेइंग दिस टू यू, टफ रहने वाली बहुत जर्नी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चीजें स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, बट हो सकती हैं, हो सकती हैं. और उसको करने के लिए विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी, बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी. हर रोज दिन का 4 से 5 घंटा बैठना ही पड़ेगा, एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते. तो ऐसी कॉन्शियस डिसीजंस अपने लिए बनाने ही पड़ेंगे आप लोगों को. 4 से 5 घंटा मिनिमम, मिनिमम एनी हाउ करना ही है, और टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है. अब एक छोटी सी चीज और बता दे रहा हूँ. बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता, तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है. अरे यार, मन तो था मेरा करने का, मैं कर भी रहा था लेकिन हो नहीं पाया वो काम. पढ़ाई करनी तो थी बट मैं बैठा भी होता, लेकिन यार मैंने 4 घंटे पढ़ रहा था बट समझ नहीं आया कुछ. किसी भी काम के पूर्ण होने के या अपूर्ण होने के दो ही फैक्टर है, क्वालिटी और क्वांटिटी. आप किसी भी काम को कर रहे हो, ये दो पैरामीटर ही डिसाइड करेंगे कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, एक्स नंबर ऑफ एक्टिविटी को करने के लिए एक्स नंबर ऑफ टाइम लगना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक बैठे हो पढ़ने के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपनी लाइंस रीड कर रहे हो, किसी कैरेक्टर के लिए परफॉर्म करना है आपको. तो आपको पता होगा कि कितना टाइम मुझे देना है, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा. वो आपको पता होता है कि इतना तो टाइम जाएगा ही जाएगा. दैट इज क्वांटिटी. सेकेंड इज क्वालिटी. क्वालिटी में क्या आता है? इंटेंट. किस इंटेंट और अवेयरनेस के साथ वो काम करना था, क्या बीच दौरान मेरा वो इंटेंट और अवेयरनेस बीच में डगमगा तो नहीं गया. इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि किसी काम को करने के लिए आप उतना टाइम तो दे देते हो, लेकिन फिर भी आपको वो काम सेटिस्फैक्टरीली नहीं लगता, क्योंकि जिस इंटेंट के साथ वो होना चाहिए था वो इंटेंट ड्यूरेशन में, पूरे ड्यूरेशन में मेंटेन नहीं हो पाया. बीच में फोन चला लिया, अरे स्विगी का ऑर्डर आया, अरे यार एक बर्गर खा लेता हूँ पहले, मम्मी यार क्या बना है खाने में. 1000 डिस्ट्रैक्शन आ जाती है. व्हाट्सएप पॉपअप कर गया, अच्छा अरे मैसेज, अरे रिया का मैसेज है, अरे. ये दोनों चीजें चेक करनी है. काफी बार इंटेंट होता है लेकिन जितना टाइम दिया जाना चाहिए था उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उतना टाइम नहीं दिया. 2 घंटे देने थे, दिया आधा घंटा, लेकिन इंटेंट फुल था वो आधा घंटा, तो भी वो काम पूरा नहीं होगा. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटेंट और टाइम दोनों इक्वल हो. जब भी पढ़ने बैठूं मैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आसपास, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे संजय लीला भंसाली का ही कॉल क्यों ना आ रहा हो, मेरे को कुछ एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट पे. मैन आई एम स्टडिंग. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए जी, अब एक बार ही लिख लेते हैं. आप, ये तो समझ में आएगा कि इस रणभूमि में आप युद्ध करने जा रहे हैं. ठीक है, एफटीआई को क्रैक करने के लिए, यह आपका कुरुक्षेत्र है जिसको आप प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हो. ठीक है, जो योद्धा है आपके सामने वो है आपके टॉपिक्स जिनको आपको हराना है. ठीक है, हराओगे किनसे? टूल्स भी तो होंगे ना कुछ. तो कुछ स्पेसिफिक टूल्स है जिनका आप लोग इस पूरे रिसर्च वर्क में इस्तेमाल करेंगे. और वो रिसर्च वर्क के टूल्स क्या क्या हैं, लिख लो इनको. चैट जीपीटी, गूगल एंड आईएमडीबी. आईएमडीबी सबको पता है, इंटरनेट मूवी डेटाबेस. आईएमडीबी की एक ऐप होगी जो सभी लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, अगर किसी ने नहीं करी है तो. आप ऐप स्टोर पे जाएंगे या फिर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको आईएमडीबी और आईएमडीबी प्रो, ये दो ऐप दिखाएगा. प्रो से अपना कोई लेना देना नहीं है, अपना काम आईएमडीबी वाली ऐप से हो जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको चैट जीपीटी से रिसर्च करने हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया है जो गूगल से करने हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है रिलेटेड टू सिनेमा जो हमें आईएमडीबी से जल्दी पढ़ने हैं. ठीक है, तो इन 3 टूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं
अपने पूरी वर्कशॉप के अंदर। ये आपके हथियार रहेंगे। सॉर्टेड है जी। चलो जी। अब ओके, लास्ट थिंग, आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन लिखना है अभी, 1 पेज का। ठीक है, जो भी आपको लगता है अपने बारे में, कि इसको इस तरीके से लिखना है जैसे आप एफटीआई वालों को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, एग्जामिनर सामने बैठे, दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस कॉन्टेक्स्ट पे आके आप अपने बारे में 1 पेज लिखेंगे। सॉर्टेड? कोई डाउट? इजी है। 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लेंगे इसको। ठीक है, 7:51 हो रहे, 8:01 पे आई ज्वाइन बैक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो गाइस, आई विल सी यू एट 8:01। यही सेशन में रहो, आई जस्ट ज्वाइन एट 8:01। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हेलो हेलो। हेलो जी। परफेक्ट। साग्निक, आर यू हियर? Yes, sir. परफेक्ट जी। सभी ने लिख लिया? जी sir. मोटा मोटा तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, सो साग्निक, एक बार आप पढ़कर सुनाए आपका इंट्रोडक्शन। हेलो साग्निक, मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है, इतना में कांच से स्टार्ट कर लेते हैं। साग्निक की आवाज थोड़ी सी भी आने दी। हाँ, एकांश आप बताएं, पढ़िए एक बारी। हेलो, मेरा नाम एकांश है और मैं पंजाब चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं 10th तक वहीं चंडीगढ़ में था। फिर 11th 12th मुझे मेरे डैड गुजरात ले गए, जो कि जबरदस्ती लेके गए मुझे गुजरात। और अब मैं थैंक वो पढ़ना है जो लिखा है। हाँ, वही लिखा है, वही लिखा है। अच्छा। जो जबरदस्ती गुजरात ले गए, और जो कि मैं अब थैंकफुल हूँ कि वो ले गए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाया फॉर बोर्ड्स। और अगर वो नहीं पढ़ाते फिर शायद मैं फेल भी हो जाता। और जैसे ही 12th कंप्लीट हुई, मैं वापस चंडीगढ़ आ गया। फिर मेरा प्लान था कि मुंबई आना है, एक्टर बनना है। तो मेरे डैड ने बोला कि डिग्री कर ले, फिर जो करना है करो। फिर उन्होंने लॉ डिग्री में मेरी खुद ही उन्होंने मेरा फॉर्म भरा। एंड मेरा मन नहीं था, बट आफ्टर 5 ईयर मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने वो डिग्री करी, क्योंकि वो डिग्री खत्म होने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर जैसे ही डिग्री मेरी खत्म हुई, मैं मुंबई आ गया और यहाँ एक थिएटर ज्वाइन किया, जो 6 मंथ्स की एक्टिंग कोर्स था। और मैंने उस टाइम सोचा था कि आफ्टर 6 मंथ्स मैं एक्टर बन जाऊंगा। पर जब वो 6 मंथ्स हुए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत सीखना है। और अब सीखते सीखते मुझे 3-4 साल हो गए हैं। यहाँ मैं इतना लिख रहा था, आपका आगे फिर आ गया, मतलब हाँ। ठीक है, ओके जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एकांश। सात्विक, अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Sir, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था internet. कोई दिक्कत नहीं जी, प्लीज। Greetings, everyone. My name is Sagnik Kedas. I am 22 years old and I come from Siliguri, West Bengal. I have completed my graduation in BA in acting from Amit University, Noida. Alongside acting, I produce music and write songs with a focus on fusing Indian classical roots with modern music.
If I talk about my inspiration, I have been inspired for the craft of acting from my grandfather, who left me in this dark cave of self-exploration and observation. Even though I had exposure of theater since my early childhood, I still call myself a beginner because in this universe of cinema, the sky is the limit. So I want to be a part of Film Television Institute of India to create layered and inspired performances with in-depth knowledge and dedication to the craft of acting. My mother is from Arunachal Pradesh and dad is from Assam. So I have lived in a family twisted in cultural heritage. If I ever get an opportunity to study here and practice acting, I promise to ascend and give my best in every bits and pieces and share the love of cinema and acting with the world. परफेक्ट जी। गाइस आप सभी को इंट्रोडक्शन दोबारा लिखना है, ठीक है? कुछ पॉइंटर्स लिख लो पहले, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद फिर हम आएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है? कुछ 3 फिल्टर्स है जिनके पास आउट करके आप कोई स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ठीक है? वो फिल्टर्स क्या क्या है? फर्स्ट फिल्टर लिखो, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? सेकंड लिखो, इज इट रेलेवेंट? इज इट रेलेवेंट? नेक्स्ट इज द लास्ट वन, आर यू सेइंग टू इम्प्रेस देम? आर यू सेइंग टू इम्प्रेस देम? तो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मुद्दे नहीं उठाने, हर एक स्टेटमेंट उठानी है फर्स्ट लेटर से लेके टिल फुल स्टॉप, ऐसे लिखा होगा ना आपने। एक स्टेटमेंट उठानी है, तीनों फिल्टर से पास आउट करनी है और चेक करना है कि क्या तीनों फिल्टर पास आउट हो रहे हैं। अगर एक भी फिल्टर अगर पास आउट नहीं हो रही, कैंसिल दैट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या बोलता है, इज इट ट्रू? क्या ये सच है जो मैं बोल भी रहा हूं, या मुझे लग रहा है? क्या ये सच है? इफ यू से कि यस आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, मैंने यहाँ से मैंने ये डिग्री करी, यस इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, फैक्ट है ये तो, राइट? आप सेकंड पॉइंटर पे जाओगे, सेकंड फिल्टर पे जाओगे, इज इट रेलेवेंट? जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, क्या इस जगह के हिसाब से ये बात बतानी रेलेवेंट है भी या नहीं? फिर वो सेम बात वहां से निकलेगी, ठीक है? फिर वो तीसरे फिल्टर पे पहुंचेगी कि ये जो बात मैं बोल भी रहा हूँ, सेम चीज, सेम स्टेटमेंट, क्या मैं किसी को कहीं ना कहीं इंटरनली इंप्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ सबकॉन्शियस में ऐसा बोल के? अगर हाँ है, कट। ये फिल्टर्स क्यों है? ये फिल्टर्स इसीलिए क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है जिसका काम ही सिर्फ ये है आपको पढ़ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, हु वी आर एंड वट एवर आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है? इसीलिए इन तीनों, और इसमें कोई सही गलत वाली चीज नहीं है कि अरे नहीं यार ये स्टेटमेंट तो मुझे रखनी है, मुझे बोलनी ही है। अगर आपको लग रहा है किसी फिल्टर से पास आउट नहीं कर रही जेन्युइनली, उसको काट देना, उसको काट देना, ठीक है? एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंट्रोडक्शन में? सवाल क्या था? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। किसके बारे में पूछा जा रहा है? आप लोगों के बारे में। एकांश, कितने साल के हो आप? 24। 24। साधनिक, आप कितने साल के हो? So 22. 22। अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है जब से आप इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट? 22 साल, 24 साल, बहुत कुछ देखा है,
इतने समय में आपने इस दुनिया के अंदर, आप इंट्रोडक्शन आते ही 3-4 लाइन के बाद सीधा एक्टिंग पे आ गए यार। आप जब से भी एक्टिंग कर रहे हो, एक सर्टेन टाइम रहा होगा ना, है ना? एकांश कितने साल हो गए? 2 साल, 3 साल, 4 साल? हम्म। उससे पहले एकांश एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? हम्म। क्या उसकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी? उसका इंट्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था स्कूल में जब वो बताता होगा अपने बारे में किसी हम्म। को? आप देख रहे हो, एक्टिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. देर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई स्कूल, माई चाइल्डहुड गेम्स, माई adulthood, my romantic life, my vision about myself, my goals, my faults, my strengths, my best memories, my wisdom. ये सारी चीजें हैं आपके ही बारे में. आपके ही बारे में कितनी सारी चीजें हैं. पर जैसे हमसे कोई कोई स्पेसिफिक सवाल पूछता है, ओ आई मैं एक्टिंग इतने टाइम से यहां से कर रहा हूँ, सिनेमा में ये होता है, ऐसे होता है. मैं तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ. कमिंग टू द सेम पॉइंट जो हमने लिखा था, आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय देम. आप समझ आए कि वो राहुल हम सब के अंदर क्यों घर करके बैठा हुआ है, वो राहुल वाला बच्चा. जीवन में हमसे पूछा कुछ और जा रहा है और हम जीवन को बता कुछ और ही रहे हैं, जो हमें समझ आ रहा है. एक्टिंग में भी इसी चीज का ध्यान रखना होता है. जो चीज बोली जा रही है वो सुन भी पा रहा हूँ, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, या मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ. ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन दोबारा लिखना है. लिखोगे कब? जब जेन्युइनली 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने साथ बैठना. जेन्युइनली बैठना. आप बहुत टाइम हो गया आपको अपने साथ बैठे हुए, अपने आप को जाने हुए, कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ यार, कैसा जीवन रहा है मेरा, है ना? सबके कुछ ना कुछ ट्रेट्स हैं. जैसे मेरा एक ट्रेट है, मैं बहुत स्टबर्न हूँ. मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे चाहिए ही, वो मैं किसी भी तरह लेके ही रहूंगा, एनी हाउ, एनी हाउ. वो सेम चीज कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में दिखती ही है, दिखती ही है. दिस इज अबाउट मी. It's a very important thing about me. Is it relevant? Yes, it's very relevant to know them. Is it true? Yes, it's absolutely true. Are you saying to impress them? No, not at all. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने हो रहा है नहीं हो रहा है. It's true for me, and it's very important identity of my whole life. That's why I think it's very important for me to tell. Getting it? तो अपने आप को थोड़ा जानने की और कोशिश करनी है हमको, क्योंकि ये सवाल तो आपसे वहां का चपड़ासी भी पूछ लेगा कुछ देर, भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ. इतना तो प्रिपेयर करके जाना ही होगा ना दोस्त हमसे, कि अगर हमसे कोई हमारे बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे अपने बारे में. या हम एक्टिंग की तारा रा 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 लेके बैठ जाएंगे. अरे एक्टिंग पे जब सवाल आएगा तो बताऊंगा ना मैं, क्या करा है मैंने एक्टिंग में, क्या सोचता हूँ मैं एक्टिंग के बारे में, या अपने बारे में बताऊंगा मैं उसके बारे में. अभी मेरे बारे में पूछा तो मैं अपने बारे में बता दूं ना, उसका एक एस्पेक्ट होगा इंट्रोडक्शन का, कि हाँ पिछले इतने साल से ये चीज कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशन. ठीक है, और भी तो बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में. सबको क्लियर है? साग्निक क्लियर है? Yes, sir. परफेक्ट जी. तो आज का सेशन हम यहीं पे रैप अप करेंगे. कल वाले सेशन से विल स्टार्ट विद द एकेडमिक्स. ठीक है, कल आती सेशन में सबसे पहले मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन सुनूंगा और सिलेबस होगा, एंड देन विल जंप टू द एकेडमिक्स सीधा. ठीक है, तो कल कह रहा हूँ जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला, आई डोंट नो कल है परसों है, आई डे हैव टू आफ्टर चेक टुमारो। एक बार. हाँ, डे आफ्टर टुमारो. मुझे चीजें याद नहीं रहती, तो आई विल जस्ट चेक एक बारी. और परसों मिलते हैं फिर, एंड विल स्टार्ट विद द बैंड. परफेक्ट. चलो गाइस,
It was a very good session. I'll see you very soon in the next session. Keep hustling. Okay, bye. Okay, guys, take care. Bye bye.